अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों की दुआओं की वजह से कल यहाँ बारिश हुई थी। फाइनली मतलब अच्छी खासी हुई और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ये नावल का सेकंड लास्ट पार्ट है। बस फिर जान छुटनी। मतलब नावल से नहीं, मतलब अच्छा था लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो गया ना। पढ़ते 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 तकरीबन मुझे 13 दिन हो जाने हैं। ये कौन सा पार्ट है वैसे? रुक जाए देख के मैं ज़रा पता करती हूँ। हाँ जी, ये 12th पार्ट है और कल को 13 आएगा, बस वो फाइनल होगा। फिर इसके बाद मैं सारे कंप्लीट नावल ही अपलोड करूँगी। आप दुआ करें कि मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल मिल जाए। मैंने कल पूछा तो मुझे कोई टेक्नो, वीवो, सैमसंग और ओप्पो ऐसे कुछ कह रहे थे। ज़्यादातर ओप्पो और टेक्नो कह रहे थे। प्लीज़ ठीक से सजेशन कीजिएगा। जो भी है, मेरे पैसे लगने भाई, मैं कंजूस बंदी हूँ थोड़ी। तो खैर, लफ्ज़ों को तलफ़्फ़ुज़ को छोड़ें। आप लोग को समझ आ रही है ना, यही काफ़ी है। हाँ जी, चलें जी, नावल का 12th पार्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। खान हाउस पहुंचते ही तबरेज़ की आंखों के पर्दों पर भूली भटकी यादें, धुंधली यादें गर्दिश करने लगी थी। इसे ये सब देखा देखा लग रहा था जैसे यहाँ एक वक्त गुजरा था। बस सब पहचानने की कोशिश में था पर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खाना हाउस वैसे का वैसा ही था, बस रेनोवेट करवा कर मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया था। लाउंज की ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर दी गई थी। खूबसूरत पेंट दरो दीवार पर मज़ीद पुरकशिश लग रहा था। पर तबरेज़ के दिमाग में ये सब देख हर सा पहले की सेटिंग नमूदार हुई थी। कुछ देखे मनाजिर जो के वाज़िया ना थे। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ इसे कोई लड़की दिख रही थी। कहीं वो कह के लगा रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं हाथ हिला रही थी, जबकि सोफे पर 5-6 अफराद बैठे हंस रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। और बातें क्या थी तबरेज़ को समझ नहीं आ रही थी। साथ ही छोटे बच्चे कारपेट पर बैठे खेलने में मगन थे। पर इसकी नज़र एक मंजर पर साकित सी हुई। वो बेतहाशा अपना सर झटक कर, पलकें झपक कर बड़ी शिद्दत से वो मंजर वाज़िया तौर पर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो पिलर की ऊँट में दो नफूस के एक दूसरे के बेहद करीब खड़ा इन्हें मुस्कुराते मध्यम आवाज़ में कोई बातें करता देख सुन सकता था। मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है, हमारे सामने तो नहीं ना आता, बस दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ इधर कुछ हुआ था या ये मैंने पहले किया था। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ करूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे मैंने पहले की हुई है, पता नहीं क्यों। इस वजह से बस मतलब मंजर खींचना है तो ऐसा मंजर तो खींचना ही पड़ेगा ना। वो लड़की शर्मा कर इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। तबरेज़ के सर में दर्द की शदीद लहर दौड़ी थी, आंखें अंदर जा सुरख हो चुकी थी। बेसाख्ता इसने दोनों हाथों से सर को थामा था। वो पूरी फैमिली अक्सर इस्लामाबाद आते थे तो सब खान हाउस ही ठहरते थे, जिसकी वजह से तबरेज़ को कुछ कुछ याद आने लगा था। बाबा, हशाम, आली और ताबिश मलक तड़प कर 2 कदम का फासला मिटाते इसे दाएं बाएं बाजू से थाम चुके थे, जो सर हाथों में गिराए झुका हुआ था। बाबा, क्या हुआ आपको? आली परेशान आवाज़ में बोली। ताबिश, मेरा सर फट जाएगा, वो इंतहाई तकलीफ ज़दा आवाज़ में बोला कि वो दोनों बाप बेटी तड़प उठे थे। हशाम, बाबा क्या हो रहा है आपको? आली बाकायदा रोना शुरू कर चुकी थी। सर प्लीज़ रूम में चलिए, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। आबिद मुलाजिम ने परेशान होते कहा कि इनके यहाँ पहुँचने से पहले माहद ने आबिद को आगाह करते इनके रूम से सेट करवाने और बेहतरीन खाना तैयार करने का हुक्म दिया था। अपने सर के मेहमान की ये हालत देख आबिद घबरा सा गया था। जब भी फुर्ती से आगे बढ़ता बोला। ताबिश ने जल्दी से सर हिलाया। आली पीछे हटी और वो दोनों हशाम को थामे गेस्ट रूम में ले आए थे। अलीना भी आंसू बहाती इनके पीछे आई थी। ताबिश, मुझे लग रहा है मैं ये घर ना सिर्फ पहले देख चुका हूँ बल्कि रह चुका हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा। वह धुंधले मनाजिर वाज़िया नहीं हो रहे। वो हाथ की मुट्ठी बनाकर हौले हौले अपनी पेशानी पर मारता बेबसी के हाल में बोला था। तुम परेशान मत हो, कुछ मत सोचो, रिलैक्स रहो। लम्हा भर कुछ सोचने के बाद ताबिश ने जल्दी से कहा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर भी पहुंच गया था। तबरेज़ की हालत देखकर और ताबिश मलक के बताने पर इसने जल्दी से इंजेक्शन लगाया। कुछ ही देर बाद वह पुरसुकून होता आंखें मूंद गया था। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं। इससे यही लगता है इस घर से इनका गहरा ताल्लुक़ है।
मुमकिन है कि इन्हें सब जल्द याद आ जाएगा। डॉक्टर ने ताबिश मलिक के कंधे पर थपकी दी, जबकि ताबिश मलिक अब महद को इनको खाना हाउस ठहराना और इसकी इंतहाई ज़रूरी बात का मतलब समझ चुका था। अब वो भी शिद्दत से महद के आने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि आली परेशान सी कुर्सी पर बैठी तबरेज़ को देख रही थी। महद इस तराबी कैफियत में बेचैन सा उछलत में ऑफिस से निकला था। इसके हर अमल से बेसब्री वाज़िया थी, जैसे वो लम्हों में अपने ज़ार चाचू के मतलब जान लेना चाहता था। वो इंतहाई परेशानी और खुशी की मिली जुली कैफियत में कैफियत में मुबतला पार्किंग तक आया था। वहाँ में मौजूद लोगों की नज़रें इस खूबरू जवान पे ही जमी थी, जो इर्द-गिर्द से बेगाना खुद में मगन था। गोया से परवाह नहीं थी कि इसे देखने वाले आंखों में कितनी पसंदगी समाये हुए हैं। मतलब कहीं पे भी जाओ, कैसी भी सिचुएशन है, हीरो का हैंडसम लगना परमानेंट है, फिक्स ही हो गया है। वह मगरूर शख्स किसी पर भी नज़र डालना गवारा न करते हुए गाड़ी को अनलॉक करते बैठने लगा कि इसका फ़ोन बज उठा। इसने जल्दी से कान में लगे एयरपोर्ट का बटन प्रेस किया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। जनाब, वो दोनों हमारे हाथ लग गए हैं, बहुत जल्द ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। हारिस की मुस्कुराती आवाज़ आई। मुझे उम्मीद थी हारिस तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, और मैं थैंक्स हरगिज़ नहीं बोलूँगा अगर तो तुम इस सब की उम्मीद लगाए बैठे हो। महद ने बैक व्यू मिरर से देखते गाड़ी रिवर्स की और फिर स्टीयरिंग को लट्टू की तरह घुमाकर बाएं जानिब मोड़ते ड्राइवे पर डालते हारिस को सुलझाया। तुम जैसे बेमुरब्बत इंसान से इस चीज़ की तवक्का है भी नहीं। तुम तो जैसे ये चंद लफ्ज़ बोल कर भी एहसान करते हो। दूसरी जानिब मौजूद हारिस सीख पा सच में सुलग उठा था। एक्चुअली मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि शुक्रिया अदा करूं। महद ने बोलकर निचला लब दांतों तले दबाया। मैं भी तेरे तरले हरगिज़ नहीं करूंगा, यह सब मैं अपनी बहन के लिए कर रहा। तरले मतलब मिन्नत। हारिस ने भी फ़ौरन से जितलाया। महद के शिंगरफी लबों पर कातलाना मुस्कुराहट सजी थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्रेडिट वसूल करने के लिए पागल हो रहे हो, पर मैं शुक्रिया हरगिज़ नहीं बोलूँगा, बिकॉज शुक्रिया बोलकर मैं तुम्हें बेगाना नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम पर हुक्म चलाकर तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाता हूँ। महद ने अपने अंदाज में मज़ीद हारिस को जलाकर गोया थैंक्स बोलने से साफ इनकार करते मज़ीद हुक्म मानने के लिए अलर्ट किया। जानता हूँ तुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हारिस के गुस्से में डूबी आवाज़ आई। ज़मीर खान से इसकी ख़ास खिदमत करवाओ, मेरे मेहमानों की खिदमत में कमी ना आए। वो तुम बेफिक्र हो, हमारे हाथ लगते ही इनकी खातर मदारत शुरू हो चुकी थी। यकीनन वहाँ पहुँचने तक वो खूब सैर हो जाएंगे। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा। इसी खुशी में तुम्हें खुशी की खबर सुनाता हूँ। महद ने भी मुस्कुरा कर कहा। क्या वाकई में चाचू प्लस मामू बनने वाला हूँ? हारिस ने इसकी खुशी की खबर को अपने मतलब में ढाला। यार क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? महद ने गाड़ी की रफ्तार हद दर्जा तेज़ करते दुहाई दी। हाँ, जिस तरह तू कह रहा मुझे तो यही लगा। खैर वो दिन भी दूर नहीं जब तुम चाचू बनोगे। फ़िलहाल के लिए खुशी की खबर यह है कि ज़ार अंकल इज़ अलाइव। महद ने हारिस के सर पर बम फोड़ा। What? Are you serious? How is this possible? तुम्हें कैसे पता? तुमने कहाँ देखा? तुम इतने बसौक से कैसे कह सकते हो? हारिस उछल पड़ा और सवालों की भरमार कर डाली। ऑफिस में आए थे वो, और अभी वो खान हाउस मौजूद है। महद ने अगला धमाका किया कि हारिस तो कंगसा हो गया, मगर सच बता, तो सच कह रहा ये कैसे हुआ? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। हारिस ने भी यकीनी से इस्तफसार किया। आज तो मेरे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही। मतलब मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। महद ने मुस्कुरा कर इसे सारी तफसील से आगाह किया और मज़ीद 2-4 बातें करके कॉल कट की कि वो खान हाउस पहुँच चुका था। महद खान हाउस पहुंचा ही था कि आबद फुट्टी से इसकी जानिब सारी सूरत हाल से आगाह किया। महद के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभरे थे कि लंबे लंबे डग भरता तबरेज़ के कमरे में आया था। महद को आता देख खाली अपनी जगह से उठकर ताबिश मलिक के पास जा खड़ी हुई। वह बिना इधर उधर देखे सीधे तबरेज़ के पास आया और बेड पर बैठ कर इनके हाथ अपने हाथों में थाम कर लबों से लगाया, जबकि निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। ज़ार चाचू, आपकी इस हालत के पीछे वजह जान के रहूँगा। महद ने लबों को जिनबिश्ती थी, निगाहें इसके खूबरू चेहरे पर जमी थी। इस वक्त महद का दिल खुशी से पागल हो रहा था। बस सबको बताना चाहता था, पर तबरेज़ की ये हालत देख वो इसके नाम की तब्दील करने की पीछे की वजह
जानना चाहता था, और अब आबिद के मनोअन तफसील सुनाने पर वो पहले कुछ समझ चुका था, बहुत कुछ समझ चुका था। मज़ीद सवालों के जवाब ताबिश मलिक दे सकता था, जबकि ताबिश और आली खुद हैरान परेशान से महत को देख रहे थे, जिनके मुताबिक वो पहली बार महत से मिला था, और महत का तबरेज़ के लिए परेशान होना, इसे चाचू कहना, इन्हें लगा था गोया इनकी तलाश पूरी हो चुकी थी। क्या आप हशाम के? तब ताबिश मलिक ने बात अधूरी छोड़ी। ये मेरे चाचू हैं। महत ने तबरेज़ के हाथों पर बोसा देते कहा कि आली और ताबिश मलिक के चेहरे पर खुशी के तासरात उभरे। मुझे आपसे सब जानना है। महत अपनी जगह से उठकर इनके सामने आता बोला कि ताबिश मलिक ने हाँ में सर हिलाया, और वह तीनों एक नज़र तबरेज़ को देखकर आगे पीछे रूम से बाहर निकल गए। आज से 14 साल पहले मैं और मेरी 6 साल की बेटी आली पाकिस्तान आए थे। अलीना की नानों से मिलकर वापस जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने अपनी बेटी को गाड़ी में ही बैठने की हिदायत देते खुद गाड़ी से उतर कर ख़राबी जांचनी चाहिए। मैं अब डिफरेंस करने लग गई हूँ खून और खाने में, बट इस टाइम मैंने जैसा कि आपको कहा कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, तो खाने और खून में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बस वैसे ही पड़ी हूँ, मैं पहले बता दूँ। तभी एकदम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते आली बाहर निकलकर एक तरफ बनी झील की जानिब भागने लगी। अलीना शुरू से ही बहुत शरारती थी। इसको जिस चीज़ से मना करते ये वही करती थी। इसकी शरारत पर मैं सर छिटक कर अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया था। जब भी मेरी बेटी की एकदम से चीखने की आवाज़ें आईं, मैं परेशान से इसकी जानिब लपका के आगे का मंजर देखकर मैं भी दंग रह गया था कि सामने ही पानी में एक छोटे से पत्थर के सहारे हशाम खून से लथपथ मुकम्मल बेहोश था। कांच के टुकड़े इसके वजूद में घड़े थे। इसका चेहरा बुझ गया था, बाकी पूरा वजूद जख्मी था, और खून मुसलसल इसके जख्मों से रस रहा था। जिस पत्थर पर हयाम का सर था, हशाम का, वो अभी खून से रंग चुका था, क्योंकि इसके सर पर इंतहाई गहरी चोट आई थी। आली की चीखों की परवाह किए बगैर मैं सरायत से हशाम की जानिब बढ़ा था। इसकी हालत के पेश नज़र इसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। मैंने जल्दी से हशाम को उठाकर बैक सीट पर लटाकर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की जानिब निकला था। ताबिश मलिक कुछ देर के लिए सांस लेने को रुका और महत को देखा, जो दोनों हाथ की उंगलियां आपस में सख्ती से फंसाए लबीचे फर्श को घूर रहा था, जबकि समाअत ताबिश मलिक के हर्फ बहरफ सुनने की जानिब मुतवज्जा थी। हशाम के सर पर गहरी चोट। तबरेज़ दिलावर खान, प्लीज़ आप ज़ार चाचू को इनके असल नाम से पुकारें। महत ने बात काट कर ताबिश मलिक को याद दिलाया कि वो मलिक हशाम नहीं बल्कि तबरेज़ दिलावर खान है। ताबिश मलिक ने समझते सर हिलाया और आगे बताना शुरू किया। एक तो उसने मदद की, ऊपर उससे ही गुस्से से बोल रहा है। तबरेज़ के सर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुका था। मैंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके आप लोगों का पता करने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम ठहरा था। जिस दिन तबरेज़ हमें मिला था, इसी दिन हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, पर तबरेज़ को छोड़कर हम नहीं जा सकते थे, इसलिए हम तबरेज़ के साथ थे कि जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। पर वक्त गुजरता गया, किसी का कुछ पता नहीं चला। मैं और आली रोज़ तबरेज़ के पास आते थे। आली कितनी देर तबरेज़ से बातें करती रहती, हम तकरीबन आधा दिन तबरेज़ के साथ ही गुजारते थे। आली का दिल लग गया था, वो इसको बाबा ही कहने लगी थी। 3 माह हम रहे थे। जब मुझे कुछ भी पता न चला तो हम वापस लंदन चले गए। तबरेज़ को भी मैं साथ ले गया था। इन 3 माह में मैंने सारे पेपर्स बनवा लिए थे और फिर वहाँ जाकर तबरेज़ का इलाज शुरू करवाया था। मैं अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गया था और आली स्कूल से आते ही सारा दिन तबरेज़ के साथ गुजारती थी। वक्त गुजरता चला गया। तबरेज़ हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा यानी कि तीसरा फ़र्द बन गया था। मैं तबरेज़ का डेली चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर कहते थे कि ये बहुत जल्द कोमा से बाहर आ जाएगा, और डॉक्टर ने वाज़ेह बताया था कि हो सकता है इस हादसे के बाद इनकी मेमोरी लॉस हो गई हो, जिसकी यकीन दहानी इसके होश में लौटने के बाद हो सकेगी। और फिर बिलाखिर एक दिन तबरेज़ कोमा से बाहर आ गया था, पर इसकी यादाश्त चली गई थी। इसे कुछ याद नहीं था। इसकी तबीयत की पेश नज़र डॉक्टर ने किसी भी किस्म का स्ट्रेस और जहनी दबाव से मना किया था। तबरेज़ को कुछ भी याद नहीं था। तब मैंने इसको कहा था कि वो मेरा भाई है मलिक हशाम और आली इसकी भतीजी है, जिस पर तबरेज़ ने हैरान नज़रों से देखा था, पर इसके पास यकीन कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। और फिर तबरेज़ ने भी मान लिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतता जा रहा था। तबरेज़ अक्सर बातों ही बातों में अपनी फैमिली का जिक्र कर जाता, जिसका इसे भी कुछ पता नहीं लगता था। और फिर जैसे इसकी तबीयत बेहतर होने लगी, एक दिन इसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। बस अब सुनकर तबरेज़ की हालत अचानक से ख़राब हो गई थी। वो शिद्दत से सब याद करने की कोशिश करने लगा था कि सर में उठी ठेस इसकी तबीयत बिगाड़ गई थी। तबरेज़ का गुस्सा इंतहाओं को पहुंच रहा था। इसके गुस्से पर और बिगड़ती हालत को मंदेज़र रखते मैंने तबरेज़ को सारी सच्चाई से आगाह कर दिया था, जिसे सुनने के बाद वो तकरीबन पुरसुकून हो गया था। वो मुझसे कहा था कि मैं इसकी फ़ैमिली को तलाश करने में मदद करूं। मैंने तबरेज़ को बहुत तसल्ली दी थी और एक बार फिर से हम आप लोगों को तलाश करने लगे थे, पर इस समय अहम तबरेज़ की यादाश्त थी कि जिसे
अपने बारे एक हरफ तक याद ना था। तबरेज़ बहुत कोशिश करता था कि इसे सब याद आ जाए, पर ज़रा सा दिमाग पर दबाव डालने से तबरेज़ आपे से बाहर हो जाता था कि दर्द की पेश नज़र वो बेहोश तक हो जाता था। फिर डॉक्टर के मशवरे पर मैंने तबरेज़ को अपने साथ ऑफ़िस ज्वाइन करने का कहा था कि इसका ध्यान बच सके। इसके बाद से तबरेज़ मेरे ऑफ़िस ज्वाइन कर चुका था कि इसका घर रहना, तरह तरह की बातें सोचने की कोशिश करना इसके लिए ठीक नहीं था। हम दोनों भाई ऑफ़िस जाते और शाम में हम अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारते थे। मेरी तरह तबरेज़ की जान भी आली में बसती थी। वो कहता था कि इसकी भी बेटी है, बल्कि अलीना जैसी है बिल्कुल, पर इसका क्या नाम है वो इसे नहीं पता। इस तरह की और भी बातें बताता था, पर बेबसी से कुछ याद न आने पर इसकी आंखें भीग जाती थी। ऐसे में आली ऊट पटांग हरकतें करके तबरेज़ की उदासी भगा दिया करती थी। वक्त गुजरता जा रहा था, तबरेज़ मेरा भाई बन गया था। हकीकी रिश्तों से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। इसका साथ हमारे अकेलेपन को ख़त्म कर गया था। इसका साथ हमारी छोटी सी फैमिली को थोड़ा बड़ा कर गया था। इसका साथ मुझे बिज़नेस की दुनिया में बादशाहत नवाज गया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब तबरेज़ की वजह से है। इसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, बिना किसी गर्ज़ के। वो कभी शेयर नहीं करता, पर बहुत परेशान रहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, इसका असल कौन है। और अब रब ने इसकी दुआ सुन ली। आली और अफनान की लड़ाई होनी थी और हमें पाकिस्तान आना था और आपसे मिलना था। ये अल्लाह की तरफ से तबरेज़ के सब्र का अजर है जो आज से मिला है कि इस घर आकर इसे सब याद आने लगा है। वो जल्दी ही इसकी यादाश्त वापस आ जाएगी। ताबिश मलक सारी हकीकत महत को बता चुका था और अब ड्राइंग रूम में गहरा सुकून छाया हुआ था। तीन अफसोस बिल्कुल खामोश बैठे थे। ताबिश मलिक अब महत की जानिब से सब सुनने का मुमकिन था। जब इसके कहने से पहले ही महत ने भी ताबिश मलिक को तबरेज़ के हवाले से सब बता दिया था। तबरेज़ कौन है, क्या है, इसका असल कौन है और वहाँ कैसे पहुँचा, वो सब महत ताबिश मलिक को बता चुका था। अफनान जो कब से दरवाजे पर खड़ा था इनकी सारी बातें सुन चुका था। जब भी वो परेशान सा आकर एकदम से महत के गले लग गया। भाई तबरेज़ चाचू। वो शिद्दत खुशी से बस इतना ही बोल पाया था। महत ने सख्ती से अफनान को गोद में भेजा था। दोनों भाई इंतहा के खुश लग रहे थे कि जबकि आली अफनान को यहाँ देखकर बुरे बुरे मुंह बना रही थी और ताबिश मलिक भी जैसे दिल से बोझ हट जाने पर मुस्कुराती निगाहों से इन दोनों भाइयों को देख रहे थे। वो रुमाना के चीखने चलाने पर कान धरे बगैर रिश ड्राइविंग करता कुछ ही मिनटों में अपने ठिकाने पर पहुंचा था। गाड़ी एक वीरान सुनसान इलाके में बने इकलौते छोटे से घर के सामने आन रुकी थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर ना था। एक पल को तो रुमाना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था, क्योंकि जहाँ वो घर था इसके आसपास की जगह बहुत डरावनी सी थी। घर से कुछ दूर जंगल स्टार्ट हो रहा था। वो घर भी खंडर नुमा लगता था। रुमाना के दिल को कचोलने से लगने लगे थे। चलो निकलो बाहर, आ गया हमारा घर। वो दांतों की नुमाइश करता रुमाना से बोला, गंवार जाहिल गुन्ने, मुझे अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। रुमाना शिद्दत से चीखी, मैं तो जैसे तेरी बात मान लूँगा ना, रुखसत करवा कर लाया हूँ, ऐसे कैसे छोड़ाऊँ। अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ इसी घर में मेरी बाहों में रहना है। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। बस कल का दिन है, फिर मैं सुकून से अगला नावल, अगली स्टोरी कुछ पढ़ूंगी। वो गाड़ी से उतरता आने वाले वक्त से रुमाना को आगाह करता इसकी जान निकाल गया था कि पल में इसका चेहरा फक हुआ था। गुस्से के बायस चेहरा और कान सुर्ख होने लगे थे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम अभी से ब्लश कर रही हो। अंदर जाकर हमारे बेडरूम में करना। वो पूरी तरह रुमाना को जिच कर रहा था, जबकि रुमाना खूंखार नज़रों से इसे देख रही थी, जो यूं ही इसके हाथ पैर बांधे समेत ही उठा लाया था। जब भी वो आगे बढ़ा, इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा, छोड़ो। वो कुछ कमीने, मैं तेरा चेहरा नोच लूँगी। रुमाना हद से तजावुज़ सॉरी, पता मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है आज। तो फिर तजावुज़ करती इंतहाई नागवार अल्फाज इस्तेमाल करे थे। अल्लाह, किधर जा रहा है मेरा दिमाग। जबकि वो रुमाना को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालकर अपने बाजू में भरकर घर के अंदर की जाने पड़ा। बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो सख्त आवाज़ में वार्निंग के से अंदाज में बोल कर पाँव की ठोकर से इस घर के इकलौते कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हिम्मत थी तो मुझे वैसे ला कर दिखाते, फिर तुम्हें बताती, नामर्द कहीं के। गुस्से में रुमाना बहुत कुछ गलत बोल कर अनजाने में ही मुकाबिल को उकसा चुकी थी। इसकी बात पर पल में मुकाबिल की आंखों में खून उतर आया था। चेहरा हमारे गुस्से से सुर्ख हो चुका था कि वो इसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाए बसम कर देने वाले निगाहों से घूर रहा था। तभी इसने झटके से इसे बेड पर पटका। क्या बकवास की है? वो इसके दाएं जानिब भारी बूट में मुकीद पाँव रखे थोड़ा इस पर झुका, धाड़ा। ओके,
नामर्द नामर्द हो तुम, वो बगैर डरे चलाई थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था इसके ये अल्फाज किस कदर भारी साबित होने वाले हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार वो बोलकर मुकाबले के अंदर आग सी भर गई थी। तेरी तो, इसका भारी हाथ उठा था कि रुमाना के दाएं गाल पर उंगलियां छप गई थी। इससे कहाँ बर्दाश्त था कि बल्कि कोई भी ये बर्दाश्त न करता जो रुमाना ने कहा था। अब तुम्हें बताऊंगा कि नामर्द किसे बोला। वो इंतहाओं को छूता पंकारा था कि रुमाना की आंखें मुमकिन हद तक फैल गई थी। नहीं, मैं पीछे रहो। वो अपने लफ्ज़ों की संगीनी का तदराक होते ही एकदम से चलाई थी। ये बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। वो इंतहाई ज़बत का मुजाहरा करता बोला, नहीं, ओके, पहले तो मैं बख्श देता, पर अब भुगतो। वो इसका जबड़ा दबोचे इसके मुंह पर धाड़ा था और शदीद गुस्से में इसके लबों पर झुकाया था। इसके अमल में सख्ती थी, गुस्सा था, नफरत थी कि रुमाना तड़प उठी थी। वो इसकी कैद में फड़फड़ा रही थी, पर मुकाबल को इसका एक लफ्ज़ खा गया था कि वो कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता था। बंद करो रोना, प्लीज़। नहीं रुमाना, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, रोना बंद करो। ओके। अब की बार इसके अमल में नरमी थी, प्यार था, इज्जत थी कि रुमाना मज़ाहमत तर्क करती खुद को इसके रहम करम पर छोड़ चुकी थी। तुम बांस कहीं के यहाँ भी पहुँच आए। अपने कमरे से निकलते इसका सामना कॉरिडोर से गुजरते अफनान से हुआ था कि वो जो कब से इसको देखकर बर्दाश्त का दामन थामे हुए थी, बिलाखिर भड़क उठी। इसकी जहरीली आवाज़ पर अफनान अपनी जगह पर रुकता, गर्दन तिरछी किए इसको एक बार सर से पैर तक देखते मुस्कुराहट दबाई। बस चीज छोटी चूहिया, मेरा मतलब छोटी दुनिया को देखने की ख्वाहिश हो रही थी, तो हम ना चीज़ पीछे पीछे चले आए। बाय द वे, ये मेरा ही घर है। मुकाबल भी अफनान था कि अलीना को सुलझा गया था। तुम्हें मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। वो आंखें निकालती घुराई। अब मुझे क्या पता था चूजी को मुझसे मिलने के इतना शौक हो रहा है कि मुझे मना करती वो सीधा मेरे घर पहुंच आएगी। मुंह धोकर आओ, ये घर तुम्हारा नहीं, माहद भाई का है और अब से मेरे बाबा का है, तो तुम निकलो इधर से। एक्स्ट्रा लोग, वो भी आली थी पल में हिसाब चुकता करने वाली। तो तुम्हारा बाबा मेरा चाचू है। क्या है चाचू? और जिसको तुम माहद भाई बोल रही हो, एक्चुअली वो मेरा भाई है। क्या है भाई? तो तुम बताओ मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? खैर, तुम यहाँ रह सकती हो बिना किसी परेशानी के, क्योंकि अब तो तुम ज़बरदस्ती की मेरी मुंह बोली कज़न भी लगती हो। तो सो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें बर्दाश्त कर लूँगा। अफनान इसकी जानिब थोड़ा सा झुक कर संजीदगी से कहते अलीना के सुरख टपे टपे से चेहरे को देख मुस्कुराहट दबाई। जब तक तुम इधर हो हम यहाँ नहीं रहेंगे। महद भाई या तो तुम्हें रखेंगे या हमें, और मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ। वो चलाई। क्या कर रहा है यहाँ? तभी गंभीर रौबदार आवाज़ उभरी। माँ दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले संजीदगी से खड़ा इन्हें ही देख रहा था। वो भाई? अफनान हड़बड़ा सा गया था। भाई हमें निकल जाने का कह रहा है। इससे पहले ये रीना मासूम सी सूरत बनाए मध्यम सा बोली, क्या मैंने कब कहा? अफनान को तो सदमा लगा था इसकी नौटंकी पर। तुमने कहा है अभी कि हम निकल जाएं, ये तुम्हारा घर है। जब मैंने कहा कि महद भाई का है तो तुमने कहा वो कौन होता है? मैं हूँ मालिक इस घर का। फिर जब मैंने कहा कि मेरे बाबा का घर है तो तुमने कहा कि इन्हें कुछ याद नहीं, इनका कोई घर भी है, और तुमने कहा था कि तुम इसके मालिक हो इसलिए हम निकल जाएं। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर सफाई से झूठ बोलती अफनान को हैरत के समुंदर में डुबोगी। बेटा अफनान, बच के रहना, बड़ी तेज चीज़ है। अफनान, महद की भारी सख्त आवाज़ में पुकार पर अफनान ने गहरा सांस भरा। नहीं भाई, ये चूहिया झूठ बोल रही है। वो इसको देखकर चबा चबा कर बोला, नहीं भाई, ये बांस झूठ बोल रहा है। इसने कहा है हमें जाने को। तुमने खुद कहा है? अफनान ने आंखें निकालते अपनी बात पर जोर दिया। तुमने कहा है। आली बदू बदू बोली। तुम? अफनान भटका। तुम? आली गुराई। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अब अगर झूठ बोला तो। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अब अगर मुकरे तो। 1.5 फुटी, अफनान गुस्से से बोला। टावर, वो भी नाक के नथने फुलाए फंकारी थी। पहले तो मैंने नहीं कहा था, पर अब कह रहा हूँ, निकलो। अफनान का ज़बत जवाब दे रहा था। तुम शट अप। इनकी ज़बानों को ब्रेक महद की धार ने लगाई थी, जो कब से इनकी बकबक सुनता दांत पीस रहा था। कोई कहीं नहीं जा रहा, समझ आई? दोबारा मैं तुम दोनों में ये फजूल मैच न देखूँ। वो इंतहाई गुस्सेले लहजे में बोला था, जबकि महद के गुस्से पर दोनों सांस रोक के थे। गोट इट? जी जी, दोनों आहिस्ता से कहा। अब सुकून में हो? पड़ गई ठंड? एक काम है तुम दोनों के लिए, इस पर फोकस करो। महद सख्त लहजे में बोला। कैसा काम? दोनों एक ज़बान बोले। जार चाचू की याददाश्त वापस लाने के लिए छोटी मामा का साथ दोगे तुम दोनों? अफनान, तुम अभी और इसी वक्त जाओ और छोटी मामा को ले आओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। महद संजीदगी से इनको कहकर आगे बढ़ा। और हाँ, अब अगर तुम बच्ची से लड़े तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा।
महद जाते जाते अफनान को धमकी देना नहीं भूला था। महद के जाते ही आली दिल जला देने वाली मुस्कुराहट पास करती एक अदा से बाल पीछे झटकती अफनान को जला भुना कर वॉकआउट करके क्या पिड्डी का शोरबा। वो बड़बड़ा कर रह गया। शान, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। नशा सा तारी होने लगता है मुझ पे। जब जब तुम्हें देखता हूँ हर पल हर लम्हा तुमसे मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। तुमसे ज़िंदगी जुड़ी है, मेरी सांसों की ज़मानत हो तुम। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता यार। तुमसे दूरी अजाब है। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता और ना तुम्हें जाने दूंगा। वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दिया था। अगली बार सोचना भी मत, वरना क़यामत से पहले क़यामत होगी। वो शाइस्ता की गोद में चेहरा छुपाए इसकी कमर के गिर्द हिसार तक किए जज्बात से चूर लहजे में बोला, ज़ार कुछ मत बोलो, बस मुझे सुनो, मुझे महसूस करो। इस दिल की धड़कन सुनो जो तुम्हारे करीब आते बढ़ती चली जाती है। ये धड़कनें जो तुम्हारे नाम का विर्द करती हैं। सुनो अपने नाम की पुकार। महसूस करो मेरे जज्बात की शिद्दत के। मुझे महसूस करना तुम पर फ़र्ज़ है। मेरी मोहब्बत से मोहब्बत करना तुम पर कर्ज़ है। पता नहीं क्या है। मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ लिखा है। मैं जीऊँगा तो तुम्हारे लिए और मरूँगा तो तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बतों की इकलौती वारिस हो तुम। तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना, मुझे चाहना, मुझे तुम्हारा मजनू बना गया है। दीवान की आवारगी बन गई हो तुम शान। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बतों का खराज हो तुम। मेरी जान, मेरी धड़कन, मेरी दिलरुबा, मेरा पूरा जहान हो तुम। वो इसी पोजीशन में लेटा इसका नाजुक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखे, जज्बात से बोझल मध्यम पुरफसो गंभीर तन सरगोशियाँ करता शाइस्ता को पागल करने के दर पर था। इसकी मोहब्बत की शिद्दत पर शाइस्ता के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी कि वो फूली सांसों का मबीन इसके बालों में उंगलियां फेरती सिर्फ चेहरा लिए शर्मगी मुस्कुराहट लोगों पर सजाए से सुन रही थी। ज़ाहरा, आपने तो कहा था आप दूर नहीं जा सकते, तो कैसे मुझे छोड़कर इतनी दूर चले गए हैं? वो बहते इश्कों से तबरेज़ की तस्वीर देखती, इस पर कपकपाती उंगलियां फेरती से छूने की कोशिश करती। मध्यम नम आवाज़ में शिकवा का ना थी। अगर होता मेरे बस में तो वापस वो लम्हा लाते। न जाने तुमको हम देते, न तुम भी छोड़ कर जाते। अगर मुमकिन हुआ फिर से तुम्हें पा कर ना खोएंगे। जुदा होकर मिले जब भी तो पहले खूब रोएंगे। काश ज़ार आप जिंदा होते। काश आप वापस आ सकते। पूरे नावल में जब ज़ार मिला है तब भी शाइस्ता का सीन आया है। मतलब ज़ार को याद करते हुए, आगे पीछे कोई सीन नहीं है। काश हम इस दुनिया में दोबारा मिल सकते। काश हमारी अधूरी कहानी मुकम्मल हो सकती। काश मैं आपको छू सकती, महसूस कर सकती। क्यों किया ऐसा? क्यों किए दूर? आपको मेरा ज़रा ख्याल ना आया? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? मैं मर रही हूँ, पल पल तड़पती रहती हूँ। ज़ार, मुझे मेरा सुकून लौटा दो। आ जाओ ना वापस। मेरे दूर जाने से आप पागल होने लगते थे, तो फिर खुद क्यों दूर चले गए ज़ार? वो तस्वीर सीने से लगाए हिचकियाँ भरती शिद्दत से रोती तबरेज़ की यादों के हिसार में। इसकी तस्वीर से महव शिकवा थी कि तभी फ़ोन की बजती घंटी ने इसका तसलसल तोड़ा था। शाइस्ता ने यूं ही तस्वीर साथ लगाए हुए साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर माहद कॉलिंग चकमकाता देख इसने जल्दी से आंसू साफ किए। अस्सलाम वालेकुम छोटी मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मम्मा की याद? शाइस्ता हशाश बिशाश सी बोली कि माहद को शक ना हो। मामा आप रो रही हैं? इसकी नम आवाज़ महसूस करते माहद ने फ़ौरन से इस्तफसार किया। नहीं तो, शाइस्ता ने मुस्कुरा कर नफ़ी करना चाहिए, जबकि माहद ने लब भींचे। वो इनकी तकलीफ़ से बखूबी वाकिफ़ था। मामा, मैं अफनान को भेज रहा हूँ, वो आपको लेने आ रहा है। सरप्राइज़ है आपके लिए। आप बस जल्दी से खान हाउस आ जाएं। माहद की बात पर शाइस्ता का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। माहद, अनफाल ठीक तो है ना? जी मामा, आप इसकी फ़िक्र छोड़ें, बस जल्दी आ जाएं। कल का दिन आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। यह सरप्राइज़ आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। माहद ने खुशकुन आवाज़ में कहा। ऐसा क्या है बेटा? शाइस्ता ने माहद की खुशी महसूस करते दफतन पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद आकर देख लें। ओके मामा, मैं रखता हूँ। माहद ने जल्दी से अपनी सुराख कॉल रख दी थी, जबकि शाइस्ता फिर से अपनी और तबरेज़ की यादों में खोकर आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी। अफनान शाइस्ता को ले आया था। अभी वो माहद से मिलकर बैठी थी कि जब गैर इरादतन इसकी नज़र सीढ़ियों की जानिब उठी। सामने से आते शख्स को देख कर गोया वो नज़रों का फ़रेब समझती हैरत में गोताज़न अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शाइस्ता पत्थर की मुनत बनी सांस रोके बिना पलक झपकाए मुकाबिल को देख रही थी। आंखों की पुतलियाँ फैल गई थी। चेहरे पर हैरानगी के तासरात रक्स करने लगे थे। इसे हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा महसूस हो रहा था। समात मतवज्जा थी तो फ़क्त इसके कदमों की धमक की जानिब। वह इसके मजबूत कदमों की धमक सुनती बिल्कुल मुजस्मा बनी खड़ी थी। निगाहें मुकाबिल पर यूं मरकूज़ थी, गोया इसकी मामूली सी पलकों की जनबिश से ये हसीन ख्वाब टूट ना जाए। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसकी हसासियत बेदार हुई थी कि इसके लब फड़फड़ाए। ज़ार, शाइस्ता के मुंह से सरगोशी निकली थी। ज़ार, माहद वो मेरा ज़ार है ना? शिद्दत जज्बात
और हैरानगी की इंतहा थी कि शाइस्ता गुलगुलेर लहजे में इसकी जानिब उंगली करती खटी खटी आवाज़ में बोली थी। इसके हलक से चाहने के बावजूद आवाज़ निकलने से इनकारी थी। एकदम से आंखों में इश्कों का सैलाब उमड़ आया था कि वो बेहद सो हरकत दीवाना बार जीने उतरते मलक हशाम को देख रही थी, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। वो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस हैरंगेज शख्सियत से माला माल, घने बाल तरतीब से सेट की, हल्की हल्की बड़ी हुई शेफ में इंतहा का हैंडसम लगता नफासत से तराशी हुई मूंछों तले नाबी लबों को सख्ती से बीचे मोबाइल कान से लगाए मुकाबल की बात सुनता आ रहा था। तभी किसी की मौजूदगी महसूस करके दिल की बदलती हालत पर और शनासा जज्बात और एहसासात की सीने में सरायत से सर उभारने पर इसने किसी ख्याल के तहत झटके से सर उठाकर इसी जानिब देखा था कि इसकी ज़ेर कर देने वाली निगाहें सामने खड़ी हस्ती पर ठहर सी गई। वक्त जैसे थम गया था, दोनों की नज़रें चार होती एक दूसरे पर जमी थी, जबकि माहद चंद कदम की दूरी पर खड़ा दोनों हाथ पॉकेट में डाले अपनी छोटी मम्मा का रिएक्शन देख रहा था। मलक हशाम बिना पलक झपकाए इसे देखता सीने उतरकर इससे कदरे फासले पर आन खड़ा हुआ था। इसके सीने में दिल फड़फड़ा उठा था। दोनों की धड़कनें मुंतशिर थी। एक की आंख में आंसू का रेला था जो बहते जा रहा था, तो दूसरे की स्याह आंखें गहरी सर्द आंखों में चमक धर आई थी। आप बाबा चलें। मलक हशाम ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि पीछे आती जीन्स शर्ट में मलबूस वेस्टर्न ब्यूटी की हामिल ब्लू आइज वाली अनफाल की हम उम्र लगती खूबसूरत सी लड़की तेजी से चलती आती अपने बैग की स्ट्रेप शाने पर दुरुस्त करती, निस्बतन उलझी हुई सी अपनी धुन में मगन बोलती शाइस्ता को अपनी जानिब मतवज्जा करती। इसके पैरों तले से ज़मीन खींच गई थी। वो फटी फटी निगाहों से इस लड़की को करीब तर आता देख रही थी, जिसका एक लफ्ज़ शाइस्ता की जान निकालने को काफ़ी साबित हुआ था कि इसका खिला चेहरा जर्द पल में जर्द रंगत में बदल चुका था। आंखों में नमी बनकर तैरते आंसू रवानी से बहने लगे थे। वो कभी खाली को देखती तो कभी अपनी ज़िंदगी के मालिक सांसों में बसे अपने शोहर को, जिसे अल्लाह ने वापस एक तोहफ़ा की तरह लुटा कर गोया शाइस्ता को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। वो जितना शुक्र अदा करती कम था कि वो तो अभी जी भर कर अपने ज़ार को देख भी न पाई थी कि दिल को धड़का सा लगा था। मुकाबल आली की सुने बगैर काली चमकदार आंखों से बिना पलक झपकाए शाइस्ता को देख रहा था। इसके कान से खून हनूस लगा था, पर वो इर्द गिर्द की समाज से बेगाना हुआ खड़ा था कि इसका दिल पूरी शिद्दत से रफ्तार पकड़ चुका था। वो सारे धुंधले अक्स जिनमें कोई लड़की यहाँ वहाँ घूम रही थी, खिलखिला रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ी शाइस्ता थी। वो आंखें इस पर जमाए जबकि सहन में इन धुंधले अक्स को वाज़ा करने में उलझा सा हुआ था कि बाकी सब तो नहीं, पर जो वो चाहता था इन यादों में जिसको देखना चाहता था वो क्लियर हो चुका था। वो कोई और नहीं इसकी शरीक हयात थी, इसकी रगों में बसी वही जो हर वक्त इसके ख्वाबों ख्यालों में आकर छेड़खानियाँ करती थी, पर ज़ाहर कभी इसका चेहरा नहीं देख सका था। और आज देखते ही सब कुछ वाज़ह होने लगा था। जब मनचाहा वजूद में खून में बसी जान सामने हो तो याददाश्त वापस आने में पल नहीं लगता, और यही कुछ तबरेज़ के साथ हुआ था कि इसे और कुछ याद नहीं था या नहीं, पर सामने खड़ी अपनी बीवी को पहचान गया था जो इसके दुख सुख की साथी थी, इसकी दीवानगी थी। वो प्यासी नज़रों से शाइस्ता के चेहरे को तक रहा था कि यही वो लम्हा था जब इसकी आंखों में नमी धर आई थी, और देखते देखते आंखों में इश्क जमा होते आंखों से छलक पड़े थे। इन आंसू में रंज, तकलीफ, गम, बेबसी और खुशी के जज्बात वाज़ा थे कि शाइस्ता जो आंखों में डर खौफ समोए हुए थी कि तबरेज़ से आंखें चार होती ही वो मज़ीद हैरत में डूबती चली गई थी कि वो इसके आंसू से इसकी आंखों में तकलीफ देकर तड़प ही तो उठी थी कि वो सब भूल कर एक दूसरे को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहे थे। आली चंद कदम दूर रुक कर शाइस्ता को देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बिजली की तेज़ी से अफनान के करीब आता इसके करीब आता इसे इशारे से मना खामोश रहने का कहता ज़ार और शाइस्ता की जानिब इशारा किया। इनके कीमती लम्हों में इंटरप्ट मत करो। अफनान ने सरगोशी में आली को छिड़का कि वो कहती पूरी दिलजमी से इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। शान तबरेज़ के लबों से सरगोशी में शाइस्ता का नाम निकला था, ज़ार। शाइस्ता ने बहती आंखों से दिलफरेब मुस्कुराहट रबों पर सजाए तबरेज़ का नाम लिखा था, जबकि इन दोनों को साथ देखकर माहद की खुशी का कोई ठिकाना न था कि वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। तभी इसने अफनान और आली को इशारा किया था कि वो समझते ही इन दोनों का अकेला छोड़ते हुए तीनों आगे पीछे वहाँ से बाहर चले गए थे। ज़ार आप जिंदा हैं। शाइस्ता लपक कर इसके पास आती उंगलियों के पोरों से तबरेज़ के चेहरे को छूती बेतहाशा खुशी के बाइस बामुश्किल बोलती खुद को यकीन दिला रही थी कि तभी तबरेज़ ने दोनों हाथों के प्यालों में इसका चेहरा थामे बेताबी से इसके नकूश को प्यासी दीदों से देखता आंखों को सराब कर रहा था। आंसू दोनों की आंखों से टूटकर रुखसार बेख हो रहे थे। दोनों सांस रोके एक दूसरे को देखते इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। हाँ, वो ज़ार था, शान का ज़ार। इसकी ज़िंदगी और वह जिंदा था। हाँ, वो जिंदा था। शाइस्ता के दिल ने बीच में इसकी थी। शान की खुशी का कोई ठिकाना ना था, जबकि तबरेज़ यकटुक इसकी आंखों में झांक कर शान के दिल की हालत तक रसाई हासिल कर चुका था और इसकी आंखों से बहते बीते दिनों की रौदात पड़ चुका था। इसके चेहरे पर छाई सो गवारियत से वो बहुत कुछ जान गया था। शाइस्ता को देखकर इसे सब याद आने लगा था, गुजरी ज़िंदगी से भरपूर वो यादें जिनमें वो दोनों साथ साथ एक दूसरे के लिए एक दूसरे से बढ़कर दीवाने थे। हाँ, तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, वो मध्यम सरगोशी नुमा बोला था। ज़ार, मैं आप सामने
शाइस्ता ने इसके सीने पर हाथ रखते कुछ कहना चाहा था कि अल्फाज ज़ुबान से अदा होने से इनकारी थे। वो शिद्दत खुशी के जज्बात से लबरेज होती हिचकियाँ भरने लगी थी। कुछ मत कहो, वो दिलफरेब गंभीरतन सरगोशी में बोलकर इसकी पेशानी पर लब रखता गोया शाइस्ता के जख्मों पर मरहम रख गया था कि बरसों से इस लमस के लिए तड़पती इस सितमगर का लमस में मैसर आते ही गोया पुरसुकून हुई थी। ज़ार ने नहायत मतानत भरे अंदाज और मोहब्बत से इसकी भीगी आंखों पर अपने तिश्ना लब रखे थे। आज के बाद मैं इन आंखों में आंसू ना देखूं, तबरेज़ ने अपने असली अंदाज में कहकर इसकी रुखसारों पर फिसलते आंसू अपने लबों से चुने थे। मैं लौट आया हूँ तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी, मेरा वादा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अहद वफा किया शान, तुम्हें देखे बगैर तो मुझे मौत भी ना है। तो अपनी दूरी कैसे मुमकिन थी? मेरी सांसें तो तुमसे वाबस्ता हैं, तो भला मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता था? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारा सहारा। तबरेज़ ने बड़े दिलफरेब गंभीरतन सरगोशी करते इसके रुखसार पर लब रखे थे और पूरी शिद्दत से खींच कर इसे अपने सीने से लगाया था कि शाइस्ता की धड़कनें पल में मुंतशिर हुई थी। जब इज़ार ने झुककर इसके कान की लूप पर लब रखे, खूबसूरत मध्यम सी आवाज़ में हल्का सा गुनगुना कर सरगोशी की थी। जानम, ओके, ये सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग है। दिन के 8 बज रहे थे जब वो अपने असल हुलिये में मुकीद रुमाना का रिएक्शन सोचकर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। अंदर आते ही नजर कंबल में लिपटी रुमाना पर पड़ी थी, जो हुनूस गहरी नींद में गुम थी। इसको देखकर मुकाबिल को अंदाजा हो गया कि नींद करना रुमाना का फेवरेट मशगला था और यकीन रुमाना का गधे घोड़े बेच कर सोना मुकाबिल के हक में फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। वो कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोलकर गहरी सांस भरता इसके करीब आया था। सामने वो इसकी मोहब्बतों से बिखरी इसकी संगत में निखरी सी पुरसुकून नींद ले रही थी। रूप सलूक तो बड़ा चढ़ा है मेरी विच डार्लिंग पे, वो खुद से बड़बड़ाया था और इसी के साइड पर इसके करीब बैठकर इसके बाल मुट्ठी में भर कर इनकी खुशबू सांसों में उतारी। उठ जाओ बेबी, तुम्हारा मदहोश होकर सोना मुझे फिर से बहका रहा है और मैं तुम्हें ही शिकायत होगी बीवी। वो बहकी आवाज़ में इसके बालों को लबों से लगाता बोला, पर रुमाना तो जिसे कानों में रुई डाले हिस्से समात से बेगाना पड़ी थी। मुकाबल के लबों पर शरारती मुस्कुराहट मचल उठी थी। जब भी वो इसके पेशानी के वस्तु में उंगली से ट्रेस करता, इसके लबों से टच करते गर्दन तक लाता, इसके दिल के मुकाम तक लाया था और झुककर इसके लबों पर दहकता लिमस छोड़ा था। मेरी गुर्बत में तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि इतनी गहरी नींद आएगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हसीन सुबह आपकी मुंतज़िर है, हम अपने दीदार से सुबह को मज़ीद रोशनी बख्शें। उठ जाएं, चाहे तो सुबह पर एहसान ही समझकर, वरना मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए ताकत की ज़रूरत है और ताकत लाने के लिए खाना ज़रूरी है। जब इसने खुद पर बोझ महसूस करते आंखें वाक़ई थी कि आंखें अपने ऊपर झुके शख्स को देखकर मुमकिन हद तक फैल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इधर कैसे आए? रुमाना सब कुछ भूल भाल कर कंबल को मुट्ठी में दबोचे तेज़ आवाज़ में बोलती पीछे को सिरकी थी और गुंडे की तलाश में निगाहें कमरे में गमाई, पर वो तो कहीं नहीं दिखा था। अलबत्ता सामने बैठे इस शख्स को देखकर रुमाना का पारा हाई हुआ था, जो इस्तहाक भरी निगाहों से इसे ही देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सैफ? उठो यहाँ से। रुमाना को इसका यूँ देखना और अपने करीब बैठना आग लगा गया था कि वह एकदम से चीख उठी थी। मैंने कहा उठो। इसको टस से मस न होते देख इसकी बहकी निगाहों को देख रुमाना सरबफलक हुई थी। गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। सैफ आंख विंक करता पीछे को बेड पर गिरा था। मुझे यहाँ देखकर सदमा लगा है ना, पर यह ना सोचना कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। सैफ ने कोहनी बेड पर टिकाकर हथेली पर से टिकाए कहका लगाते रुमाना के धुआंधार चेहरे को देखा। निकलो यहाँ से बेशरम आदमी, 2 टके के मुलाजिम। रुमाना सैफ को यूं मुस्कुराता देखकर शदीद सदमे में गुराई। ना मैडम जी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और आपका मेरा रिश्ता शर्म वाला नहीं। वह नूज मुस्कुराता रुमाना को कंगसा कर गया था। मवाली गुंडे, कहाँ मर गए तुम आवारा लोफर? वैसे तो बड़ी गैरत जगाते हो, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है जब कोई गैर मर्द तुम्हारी बीवी के बिस्तर पर पड़ा है? रुमाना सख्त बरहम होती चला उठी थी। खबरदार, जो कोई फजूल बकवास की तो जुबान खींच लूँगा तुम्हारी। इसकी बात सुनकर सैफ की ज़राफ़त मजाजी भग से उड़ी थी कि वो अपनी जगह से उठता इंतहाई सख्त आवाज़ में बोला था, तुम्हारा गैरतमंद, इज़्ज़तमंद और जुर्रतमंद कानूनी और शरई शोहर हूँ मैं। कोई भी बेतुकी बात करने से पहले खुद को मेरा इताब सहने के लिए तैयार कर लेना। वो शदीद बरहमी के आलम में इसके बाल मुट्ठी में दबोचे इसके मुंह पर फंकारा था कि रुमाना की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। सैफ के इस अंदाज से रुमाना को पल नहीं लगा था समझने में कि वह गुंडा मवाली लोफर कोई और नहीं सैफ था। तुम हो वो? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा शोहर। अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ फ़ौरन। वो उसकी आंखों में गम, गुस्सा और सवालात को इग्नोर करता है कि इस्तेहाक बुरी निगाह इसके वजूद पर डालकर हुक्म देता बाहर निकल गया, जबकि रुमाना हैरत का मुजस्मा बनी वह सब समझने की कोशिश कर रही थी।
बस सैफ का सोच सोच कर पागल होती जल्दी से उठकर वॉशरूम की जानी पड़ी। वहाँ पहले ही इसका ड्रेस आई थिंक हैंग था, जो कि फुल शलवार कमीज और दुपट्टा के साथ था कि रुमाना का चेहरा हमारे गुस्से के सुरख हो चुका था। वो गुस्से से भड़कती कलसती तैयार होकर बाहर आई थी। सामने ही वो चारपाई पे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। 2 टके के मुलाजिम, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम महत के साथ मिले हो, ये सब तुमने इसी के कहने पर किया। ओ माय गॉड, मुझे अब समझ आ रही है, तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। बताओ कमीनी इंसान, बताओ। वो खामोशी से बैठा नाश्ता कर रहा था कि रुमाना ने हाथ मारकर इसका नाश्ता ज़मीन पर गिरा दिया। इसकी हरकत सैफ के वजूद में शोले से भर गई थी कि वो पल में इंतहाओं को छूता इसको अपनी जानिब खींच कर इसकी गर्दन दबोच चुका था। ये हरकतें तुम अपने घर करती थी, यहाँ सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें सीधा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और अच्छा है कि तुम्हें सब समझ आ गया। हाँ, मैंने तुमसे शादी महात सर के कहने पर की। वैसे तुम इस लायक नहीं थी कि तुम्हें बीवी का दर्जा दिया जाता, पर महात सर के लिए मुझे ये करना पड़ा। अपने सर के लिए जान भी कुर्बान है, तो तुम जैसी टेढ़ी खीर को सीधा करना वैसे भी मेरा अहम फरीज़ा बन चुका था, क्योंकि तुम इनकी ज़िंदगियों में जहर घोलने चली थी। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम भाभी को क्या क्या फेस करना पड़ा। अपने घर से ही वो दरबदर हुई। तुम जैसी शरपसंद से बचाने के लिए सबसे झूठ बोलना पड़ा। तुम जैसी मक्कार और चालाक लड़की और तुम्हारे इस बास्टर्ड भाई से बचाने की खातिर हमने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाया। विच डार्लिंग, अब तुम्हारा और तुम्हारे इन साथियों का खेल खत्म हो चुका है। वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता, इसकी आंखों में अपनी शर्रबार निगाहें गाड़ी से हकीकत से रोशनास करवाता, झटके से छोड़कर अपनी जगह से उठा था। नॉवल इधर तक पहुंच गया, हमेशा जगह को जग्गी लिखा हुआ है। मैं ही जगह पढ़ देती हूँ। उम्मीद है सब समझ आ गई होगी। मज़ीद पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बस यह खुंद लहजे में बोला था कि रुमाना गर्दन पर हाथ रखे बुरी तरह खांसती तड़प सी उठी थी। तुम्हारा मुकद्दर अब मैं हूँ, तो रोने धोने चीखने चलाने की बजाय खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी सज़ा में कुछ रायत बरत दी जाए। वैसे तो जो तुम्हारी फितरत है, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधर भी पाओगी, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी अकड़ बरकरार है। खैर, वो अभी दो रातों की मार है। उठो, बंद करो ये ड्रामे और समेटो ये सब। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ घंटों तक वापस आ जाऊंगा। मैं इसे नफरत भरी निगाह से देखकर दरवाजे की जानी बढ़ा। और हाँ, घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, ये एरिया सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर सिर्फ जानवर ही जानवर है जो तुम्हें पल में नोच घसूट लेंगे। घसीट शायद। तो एहतियात करना, वरना जंगली जानवरों का लंच बनने का प्रोग्राम हो तो दरवाज़ा खुला है, या तो इन्हें घर में दावत देना, या फिर वो तुम्हें मौसम इंजॉय करते हुए खुली हवादार जगह पर खाएंगे। बाकी जो तुम मुनासिब समझो। और अगर इरादा मुलतवी हो जाए तो किचन में खाना पड़ा है, वो खाकर घर की सफाई कर देना। मुझे गंदा घर पसंद नहीं। और मेरे आने तक तैयार होकर मेरा इंतज़ार करती मिलो। बस सख्तगीर अंदाज में इसे सब समझाता बेफिक्र सा घर से बाहर निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि रुमाना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। दर्द से शदाब और हशमत की चीखें गूंज उठी थी। उसके बच्चे छोड़ो हमें। मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या ही पढ़ सकती हूँ। पहले मैं ये वर्ड पढ़ देती थी, लेकिन फिर भी मैं अब नहीं पढ़ी। उसने लिखा है कुत्ते के बच्चे। इस वजह से मैं लास्ट बार कह रही हूँ, जब भी ये वर्ड आएगा मैंने उसके ही बच्चे कह देना है। अब भी पढ़ रही है बस। शदाब गरचा था। तभी सैफ ने हंटर इसकी पुश्त पर मार कर इसकी ज़बान को ब्रेक लगाई थी। साले मुर्गे, तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा मलून। सैफुल रहमान 20 मिनट में उल्टे लटके शादाब और हशमत पर पे दर पे हंटर मारता इनकी खातर मदारत अहम तरीके से अंजाम दे रहा था। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? हशमत बामुश्किल बोला था। इसका सारा वजूद खमों से चूर था। सैफ के आने से पहले ज़मीर खान दोनों को अच्छी तरह पीट कर गया था। तुझे मारना चाहते हैं, तड़पा कर। अब कि इसने गुस्से से हशमत की पुश्त पर हंटर मारा था। क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या बिगाड़ा है? इसका जवाब तो तुम्हें हमारा सर देगा। फिलहाल हम मेरे काम में रुकावट मत डालो, क्योंकि हमारे सर का हुक्म है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी खातर मदारत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सैफ रुमाल से चेहरा छुपाए हाथ में हंटर लिए बारी बारी इन दोनों पर बरसाता इन्हें आदमुआ कर चुका था। वह दोनों काबिल रहम हालत में अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सैफ कान बंद किए इन्हें इस वक्त तक मारता रहा था जब तक वो बेहोश नहीं हो गए थे। इनके बेहोश होते ही वो इन पर इंतहाई सर्द पानी डालकर होश में लाता और फिर से इनकी धुलाई करने लग जाता। जार बाहर बच्चे, इनको अब तक तो देखती आई हो, आज मुझे देखो, सिर्फ मुझे, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। वो इसको पीछे से अपने हिसार में लिए पहलू पर जमे हाथों पर गिरफ्त सख्त करता खमार आलूद आवाज़ में बोला, जी। पर अब वो क्या सोच, शाइस्ता ने फिर से कुछ कहना चाहा। सोचने दो, इन्हें पता है 2 प्रेमी बरसों बाद मिले हैं, कुछ कहेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, कुछ छन की ही बातें होंगी और बहुत सारा बेशुमार प्यार होगा। तो तुम इनकी फ़िक्र छोड़कर अपनी फ़िक्र करो। जार मैं तवील हिजर के बाद वसल के लम्हात मैसर आए हैं। ये वक्त कहने सुनने का नहीं, एक दूसरे को महसूस करने का है। जार,
आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तुम्हारा खान पागल हो रहा है। जानम, इन आंसू का हमारे बीच कोई काम नहीं। जितना रोना था रो लिया, अब खुशियां हमारी मुंतजिर हैं। मैं कितना बेचैन हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। तुम्हारे आंसू मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सॉन्ग है बेबी, सॉन्ग है, सॉन्ग है राज आंखें तेरी। सॉन्ग ही है। राहत किचन में खड़ी सब्जियां काट रही थी कि डोरबेल बजी। घंटी के सुनते ही इसकी धड़कनें तेज हुई थी। गोया वो जानती थी दरवाजे पर इसका शौहर मौजूद था, जो पिछले कुछ दिनों से ज़ुबानी लहजे में बातें करता इसको चटपटा कर रख देता था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसने जैसे ही लॉक खोला, ज़मीर खान हाथ में बड़ा सा पार्सल थामे फट से अंदर दाखिल हुआ। इतनी देर क्यों लगा दी खोलने में? तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम मुझसे बच जाओगी? वो मतवाली आंखों से इसके चेहरे को देखता जो सुर्ख पड़ गया था। ऐसी कोई बात नहीं, मैं किचन में थी। वह नजरें चुराती बोली कि सराहियत से पलटी थी कि ज़मीर खान ने बिजली की तेज़ी से इसको बाजू से पकड़कर कोशिश नाकाम बनाते अपनी तरफ खींचा था कि बैलेंस बरकरार न रखती हुए इसके सीने से आ लगी। मुझसे भागा मत करो, तुम्हारी मंजिल यही बाहें हैं। वह सरगोशीनुमा बोलकर राहत को खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। मुझे खाना बनाना है। वह खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती कसमसा कर गोया हुई, तुम्हारी ये काविशें बहुत जल्द दम तोड़ने वाली है बीवी। आज खाना मत बनाओ। क्यों ना बनाऊं? मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैडम आज सर के साथ डेट पर जा रही हैं और तुम मेरे साथ। क्या मतलब? राहत घघियास ही गई थी। मतलब ये कि बेगम जान, आज हम अपने घर रवाना हो रहे हैं। ज़मीर इसकी उड़ी रंगत को देख बामुश्किल कहकर दबाए बोला, क्यों? क्या मतलब क्यों? अपने घर नहीं जाना क्या? भाभी, मैडम अपने शोहर के पास जा रही हैं तो तुम्हारा यहाँ अकेले रहकर चिल्ला काटने का इरादा है क्या? ज़मीर खान ने जांचती नजरों से राहत को घूरा था। नहीं मतलब मैं कैसे? राहत की आवाज़ नम हुई। देखो राहत, हमारा निकाह जिन भी हालात में हुआ हो, पर हकीकत यह है कि तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो ज़मीर खान की, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए कुछ भी फजूल मत सोचो और चलने की तैयारी करो। बस के सर पर लब रखता बोला कि राहत ने आंखें बंद करके इसे अपनाहियत भरे लिम्स को और गोपे में उतरता महसूस किया। ये पार्सल मैडम को दे दो, सर ने भिजवाया है इनके लिए, और ये इसमें खाना है आप दोनों के लिए। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम में आऊँगा आप दोनों को लेने। ज़मीर खान सब राहत के हवाले करता प्यार भरी नज़रों से देखकर वापस पलट गया, जबकि राहत धक धक करते दिल से शापर मेज़ पर रखकर बॉक्स लिए अनफाल की कमरे की जानिब गई। अनफाल मुंह बनाए बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। सुबह से इसका मूड सख्त ख़राब था। वो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ पाई थी कि इसने बार बार महत को कॉल की थी, पर आगे से वो मसलसल इग्नोर कर रहा था। कल इसका बर्थडे था। वो और किसी को कोई परवाह तक ना थी कि महत की वजह से वो अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। इसे रह रह कर घर वालों की याद सता रही थी, जो हर साल भरपूर जोशो खरोश से इसका जन्मदिन मनाते थे, और इस बार वो अकेली यहाँ पड़ी थी। ये सब कुछ महत की वजह से था, जो पहले तो ज़ोमैनी मैसेज कर करके इसकी जान सूली पर लटकाई हुई थी, और आज सुबह से वो इनफाल से बात ना करके इसे आग बगुला कर चुका था। शदीद दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत के ज़ेरे असर इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। वो जो पल्लू को नोच घसूट रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक देकर राहत कमरे में आई। राहत, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी इस वक्त, प्लीज़, अनफाल भी की आवाज़ में बोली, जबकि राहत एकदम उदास ही हुई। मैडम, ये सर ने भिजवाया है आपके लिए। राहत ने पार्सल बेड पर रखते कहा कि अनफाल झटके से अपनी जगह से उठ बैठी। क्या ये महत ने भिजवाया है? अनफाल ने इश्तियाक से पूछा। जी मैडम, वो लेकर आए हैं। वो कौन? अनफाल का बिगड़ा मूड बॉक्स देकर किसी सरप्राइज गिफ्ट की तवक्का में खुशगवार हुआ था कि फट से राहत की बात पकड़ी। राहत के लबों पर शर्मिंदी मुस्कुराहट धर आई। जी वो का नाम भी होगा। अनफाल ने तंग किया। मैडम जी ना करे ना। हाँ, अनफाल का कहका गूंजा। एक तो उन वाइफ की अपनी अलग ही रुदाद होती है, जो अपने शोहर को सुने वो ऐसे करके पुकारती है। मतलब लाइक वो तो ठीक सुने ऐसे करके। मेरी सिस्टर कहती है कि मतलब मेरी कज़िन ऐसे पुकारती है, तब तक भाई गेट के बाहर होते हैं और वो सुने करती ही रह जाती है। कि राहत शर्म से दो चार होती जल्दी से कमरे से बाहर निकली गई। तो क्या बेचा इस पागल पठान ने? अनफाल घुमा फिरा कर बॉक्स का जायजा लेती बड़ा इससे पहले कि वो खोलती इसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर एंग्री बर्ड कॉलिंग चकमगा रहा था। अनफाल ने राहत से कॉल कट कर डाली। इसका गुस्सा महत की कॉल देख फिर दो आया था। 2 सेकंड बाद फिर से फ़ोन रिंग हुआ। अनफाल में ही कमल दोहराया। गुस्से से इसकी छोटी सी नाक सुरख हो चुकी थी। कॉल उठाओ। अब की बार पहले मैसेज करके वाज़ह धमकी दी गई थी कि अनफाल अपनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल आंखों से एंग्री बर्ड को घूरती कॉल पिक करती, कान से लगाए रवानगी में होले से इसका नाम बढ़ाने लगी। स्टोनमैन, एंग्री बर्ड, जलाद, फायरमैन, जिन, बागर, बिल्ला, पागल पठान। अब मेरे नाम रखने के बजाय हमारे बच्चों के नाम सोचो।
दूसरी जानिब से महल के गंभीर रोमानी आवाज़ स्पीकर से उभरी थी कि अनफाल जो सब कुछ भूले हुए थी कि अचानक से याद आने पर इसकी आंखें फैली। 1 वीक है बस, वरना इसके बाद जो तूफान उठेगा इस पर बंद बांधना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा और तुम हर हाल में मुझे झेलने के लिए तैयार रहना। मतलब इसकी आवाज़ में वाज़ेह कपकपाहट सी थी कि वो जो बर्तरी का सोच कर हमाद का दिया वक्त भूल गई थी कि अब जान आदि होती महसूस हुई थी। मतलब ये कि तुम्हें दिया वक्त ख़त्म हुआ और मेरा शुरू। तुमने अपनी ज़िद पूरी की, अब मेरा जुनून सहने के लिए तैयार हो। आज तुम मुझसे इकरार करोगी, चाहे तो अपनी मर्ज़ी से, चाहे तो ज़बरदस्ती। महद की आवाज़ में गुस्से की मेजिश पर आंखों के अनफाल के सांसों में उदम भरपा हुआ था। नहीं, उसने ज़बरदस्ती नहीं कहा, उसने कुछ और कहा, वो आप खुद पढ़ लें। मैंने ज़बरदस्ती कहा, ये ना आप आगे जाके ये तो ज़बरदस्ती इज़हार करवा रहा है। वैसे इसने आई थिंक ज़बरदस्ती शायद करवाए, वो तो कर नहीं रही, लेकिन शायद खैर कि वो बचाओ के लिए अपने जन्मदिन का बताकर महद के जुनून पर बंद बांधना चाह रही थी। महद कल की कल देखेंगे, आज मेरे लिए तैयार हो, क्योंकि आज तुम्हें हाल में मुझे मेरे जुनून को बर्दाश्त करना है। इसलिए जहाँ ज़मीर खान ले आए चुपचाप इसके साथ आ जाना। वो सख्त आवाज़ में बोलकर से बावर करवा गया था कि वो इसको इंतज़ार की सूली पर लटका कर क्या गलती कर चुकी थी। मैं नहीं होना। वो नढाल वजूद को संभालती मध्यम सा बोली, ओके मैं खुद आकर अपनी मर्ज़ी से कर देता हूँ। महद नोज़ लहजे में बोला, मुझे नहीं जाना। अनफाल बज़िद हुई, मैं उठाकर भी ले जा सकता हूँ, अच्छे बच्चों की तरह रेडी रहो। मेरा मूड सख्त ख़राब है। अनफाल चिढ़कर बोली, और इसलिए तुम मेरा मूड ख़राब करने पर तुली हो, जो मैं होने नहीं दूंगा। मुकाबिल भी इसी अंदाज में बोला, मुझे पढ़ना है। अनफाल ने बचाव का बचकाना बहाना पेश किया। सुबह से कितना पढ़ा है? मुकाबल की आवाज़ में सख्ती थी, गोया वो इसके हर अमल से वाकिफ़ था कि सुबह से वो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ी थी। मुझे घर जाना है कल, मेरी वटेवर, तुम बस तैयार हो, घर भी चले जाएंगे। आज किसी सूरत तुम नहीं बच सकती, तो ये अज़र भी ख़त्म कर आओ ताकि कुछ रायत हो जाए तुम पे, क्योंकि अब दूरी नामुमकिन हो चुकी है। दिलो दिमाग को मेरा बनने के लिए तैयार करके आना। इस बॉक्स में तुम्हारा ड्रेस और ज्वेलरी है। पार्लर वाली कुछ देर तक आएगी, तुम्हें तैयार करने, बिना किसी चून चढ़ाए के तैयार हो जाना। मैं वेट करूँगा, याद रहे कोई बहाना नहीं, वरना महद अपनी कहकर अनफाल का खून खुश्क करता काल कट कर चुका था। इसे बताने का मकसद ज़हनी तौर पर तैयार करना था कि वह अपनी वाइट लिली से बखूबी वाकिफ़ था कि फिर वो बेहोश होने से भी बाज ना आती। महद के गाल बंद करते ही अनफाल ने बाजू अपनी गिर्द लपेट लिए थे कि इसके वजूद में सर्द लहर सी सराहियत कर की थी, जबकि चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। वह निचला लब कुचलती इस बॉक्स को देख रही थी जो उसका जहन जन्मदिन से हटा कर अपनी जानिब लगा चुका था कि वो वाकई वो सब भूल कर महद के बारे सोचती सुर्ख पड़ चुकी थी। कल बच्ची की सालगिरह भी है और महद ने अभी तक कुछ बताना गवारा नहीं किया कि कहाँ है अनफाल। ऊपर से शाइस्ता को भी वहाँ बुलवा लिया है, पता नहीं क्या करता फिर रहा है, ना किसी की सुनता है ना कुछ बताता है। आखिर ऐसा क्या कर रहा है? और तो और दूसरी शादी का शोशा छोड़कर हम सबकी दिल दहला कर फिर अनफाल के हवाले से इशारे देकर पागल करने पर तुला है ये लड़का। खानम भी शदीद बरहम होती है। अरसलान खान से बोली, ये सब बाहर लॉन में कुर्सी पर बरजमान चाय पी रहे थे कि जब खानम भी ने कहा, मैं खुद सुबह से कॉल पर कॉल कर चुका हूँ। मजाल है जो एक बार भी बाप की कॉल उठाना गवारा समझा हो। ये सब आपके ज़्यादा प्यार करने का नतीजा है। अरसलान खान भी फट पड़े, जबकि इनका महद के लिए सख्त मिजाज देख खानम भी का दिल गोया मुट्ठी में कैद हुआ था। बस किसी काम में मसरूफ़ होगा, उठा लेगा, तो मेरे बच्चे के पीछे मत पड़ जाया करो। खानबी ने अरसलान खान को डिपटा के सब बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, जो महद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती थी। खुद भले ही जितना गुस्सा होती, पर वो गुस्सा वक्ती होता था, क्योंकि महद को देखकर वो गुस्सा भूलती अपने पोते के सदके वारी होने लग जाया करती थी। इतने दिन हो गए हैं, सादिया बाजी भी नहीं आई, ना ही रुबाना शादाब में से कोई। शुमाइला बेगम ने कहा, हाँ तो महद जो नहीं है वो होता तो ज़रूर चक्कर लगाती। मुझे तो सादिया पर हैरत है, कितनी खुदगर्ज हो गई है। ऊपर से रुमाना, इसमें तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो कहती सेकंड ना गुजरे और वो महद से शादी करे, सारी तमीज़ तरबियत भूल गई है वो लड़की। और इस सब में मेरी अपनी बेटी का कसूर है। कोई ज़रूरत नहीं इसकी खबरगिरी करने की, न इनका नाम लेने की। मेरी अपनी औलाद ऐसी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। खानम भी कड़क आवाज़ में कहती, आखिर मैं गमगीन हुई थी, जबकि बाकी सब खामोश थे कि वो भी बखूबी वाकिफ़ थे। वो लोग बैठे थे कि तभी हवेली के मेन गेट से एक साथ 2 गाड़ियाँ आगे पीछे इंटर हुई थी और देखते ही देखते वो चारों हंसते खिलखिलाते गाड़ियों से उतरकर इनकी जाने बढ़े थे। बदर जरीन समाद फलक को देख वो सब खुशी से खिल उठे थे कि अपनी नशिस्तों से उठकर अपने घर की रौनकों से मिलते हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगे थे। इनके आने से हवेली के उदास माहौल में एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई थी। क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? तस्बीह करती भी जान ने परेशानी से पूछा, जो सर सोफे की पुश्ते से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी।
बीजान सुबह से हल्का हल्का सर में दर्द है। रुशा ने हनूज आंखें मूंदे मध्यम सी आवाज़ में बोली, मैं आपके सर में मालिश करती हूँ, ठीक हो जाएगा। जरीना जाओ तेल ले आओ। बीजान ने मुलाजमत से कहा। गुल थोड़ी देर पहले ही इनके पास आकर बैठी थी जबकि शम्स खावर को लेकर डेरे पर गया था और अली अपने कमरे में सो रहा था। अयूब खान भी मर्दान खाने में थे जब भी मुलाजमा तेल लेकर आई थी। यहाँ आओ बैठो। बीजान ने रुशाने को अपने पास बुलाया और नरम हाथों से इसके सर में तेल लगाकर मसाज करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी जब गुल की वालदा अंदर आई थी। गुल, इसने अपनी बेटी को पुकारा जो फ़ोन पकड़े बैठी थी कि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फट से सर उठाकर सामने देखा जहाँ वो दरवाजे के पास खड़ी थी। मोरे। गुल अपनी माँ को देखकर खुशी से खिल उठी थी कि लपक कर इसके सीने से जा लगी। गुल, मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो तुम? वो इसका चेहरा चूमती बोली जबकि बीजान और रुशाने भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मोरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बाबा ने कुछ कहा तो नहीं आपको? वो अपनी माँ के हाथ लबों से लगाती बोली, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके बाबा ने ही मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। वो गुल को सीने से लगाती प्यार से बोली जबकि बीजान और रुशाने खामोश खड़ी थी जब भी गुल की माँ इनसे मिली। आपका बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। वो आज इसी से बोली, आपकी बेटी अब हमारी बहू है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। बीजान मीठे लहजे में बोली, हमारा दामाद किधर है? दरअसल मैं गुल को लेने आई थी। गुल की माँ ने अपना मुद्दा बयान किया। माजरत बहन जी, गुल हमारे पास खावर की अमानत है, इससे पूछे बगैर हम नहीं भेज सकते। बीजान ने आराम से कहा जबकि गुल सर झुका गई कि खावर से पूछे बगैर वो खुद भी नहीं जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी लेने। गुल के वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो गुल से मिलना चाहते हैं। खावर जैसे ही आता है हम इन दोनों को वहाँ भेज देंगे, आप बेफिक्र है। बीजान ने समझते इन्हें यकीन दिलाया। मजीद 2-4 बातों के बाद वो गुल से मिलती वहाँ से चली गई। गुल इनको दरवाजे तक छोड़ने गई थी। मैं शावर लेकर कुछ देर रेस्ट करती हूँ बीजान, रुशान ने कहकर अपने कमरे में चली गई जबकि बीजान तस्बीह करती शम्स का इंतजार करने लगी। बचाओ, कोई है? वो मुसलसल भागती चीखों पुकार कर रही थी। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते रात पकाते इसके पीछे लगे हुए थे जिनसे जान बचाती वंदा धुंध भाग रही। अल्लाह, कुत्ते कभी ना पीछे लगाना, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लाइक कुत्ते तो ना भूख सूंघ के भी पीछे मतलब आते ही रहते और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना, मुझे बड़ा डर लगता है इनसे। मैं जिनके भी साथ मतलब मैं अपने फादर के साथ कहीं जा रही हूँ, मुझे नजर आए मैं उनका बाजू पकड़ लेती हूँ और मदर के साथ हूँ तो उनका दुपट्टा। मुझसे यही शिकायत करते हैं सारे, लेकिन मुझे वाकई बहुत डर लगता है इनसे। इसके पाँव में कांटा लगा था कि दर्द से चीखती वो बैठती चली गई थी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो कुत्ते भौंकते इससे थोड़े ही फासले पर थे। इससे पहले कि वो रवाना पर चिपकते एकदम से फिजा में फायरिंग की आवाज़ गूंजी। साथ ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। फायर की आवाज़ सुनते ही शिकारी कुत्ते मखसूस इशारा समझकर वापस पलट गए थे। वो जो पाँव पकड़े दम सारे बैठी थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते और फायर की आवाज़ पर कुत्तों को वापस पलटते देख इसने मुड़ कर देखा। इसके ऐन पीछे सैफ पिस्टल थामे खूंखार नज़रों से इसे घूर रहा था। सैफ वो रुमाना नढाल हाँफती काँपती हुई इसी अपनी जगह से उठकर सराय से इसके सीने से जान लगी। सैफी, वो कुत्ते मुझे खाने वाले थे, तुम ना आते तो मैं मर जाती। वो इसकी पिष्ट पर कमीज मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से रोती बोली जबकि सैफ खामोश खड़ा इसे अपने सीने से लगा देख रहा था। जो मरने के खौफ से हद से ज़्यादा डरी सहमी खड़ी थी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। वो दुख से रोती हुई बोलती सैफ को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी जिसके रहे से कसबल कुछ ही मिनटों में कुत्तों के खौफ से निकल चुके थे कि वो गुंडे कमीने लोफर से अब लाइन पर आती सैफी पुकारने लगी थी। बेसाख्ता सैफ के लब मुस्कुराहट में ढले। पहले कुत्ते डाल देने थे इसके पीछे। तो मैंने क्या फारसी में कहा था जो तुम सैर तफरी के लिए घर से बाहर निकल पड़ी? सैफ ने खुला तंज किया था कि रुमाना के रोने में और शिद्दत आई। मेरा दम घुट रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ चलो वो यहाँ से। वह हनूज इसके सीने से लगी कांपती आवाज़ में बोली। पिछले 20 मिनट से वो शिकारी कुत्तों से जान बचाने को झाड़ियों में भागती नढाल सी होगी थी। इसके हाथ पाँव और चेहरे पर हल्की हल्की खराशें पड़ गई थी। ये तो नावल है कि इंसान बच जाता है, रियल ज़िंदगी में अपने घर आ गई बचता है, फिर कुंडी लगा लो जोर से। और यही सही कसर पैर में लगे कांटे ने निकाल दी थी। ऐसे कैसे विच डार्लिंग, अभी तो हमारा हनीमून बाकी है, वो मनाए बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। गलती तुम्हारी है, मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से बाहर निकली। अगर मुझे आने में ज़रा भी देर हो गई होती तो तुम अब तक ऊपर पहुंच चुकी होती। वहीं से खुद से अलग करता इसकी आंसू साफ करता बोला कि रुमाना खींच की बंदगी। वो जानता था रुमाना भागेगी और वापस इसी घर ही जाएगी और वो कुत्ते इसे सिर्फ घर तक पहुँचाना चाहते थे। मुझे घर जाना है, वो फिर से बोली। और तुम्हें ये क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? 2-3 बच्चे हो जाएं फिर घर जाएंगे। वो इसे साथ लगा कर चलता बोला, मुझसे चला नहीं जा रहा। दर्द की वजह से रुमाना इसकी बात पर कान धरे बगैर एक कदम लेती रुकती बोली, तुम्हारा इरादा मुझसे खिदमत करवाने का है क्या? सैफ ने इसे जांचती नज़रों से देखते कहा, नहीं मुझे वाकई दर्द है, बस इसकी
सिसकती बोली कि सैफ ने इसे तंग करने का इरादा मुलतवी किए फ़ौरन से बाहों में भरा। वैसे जितनी तुम खतरनाक और शातरबाज हो, तुम तो आसानी से कुत्तों को चकमा देकर भाग सकती थी। वो अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए रुमाना को एक नज़र देकर कदम आगे बढ़ा रहा था। रुमाना ने तड़प कर इसे देखा, गोया इस पर कोड़ा बरसाया गया हो। क्या हुआ, कुछ गलत कहा है क्या? सैफ ने वाज़े इसकी आंखों में शर्मिंदगी का अंसर नुमाया देखा था। मैं चल लूँगी, नीचे उतारो मुझे। क्यों, फिर से भागने का इरादा है क्या? एक बात याद रखो, मेरी दस्तरस से बचा कर भी तुम नहीं निकल सकती। वो तंजिया कहकर इसको बावर करवाता आगे बढ़ने लगा। मुझे मेरे घर जाना है। अब तक तो अकड़ निकल गई होगी। यकीनन तुम शर्मा रही हो मुझसे, इसलिए घर का कह रही हो। अब जो होना था हो गया, शर्माना छोड़ो। क्यों? क्योंकि अब तो सैफ ने बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाई कि रुमाना ने जोर से इसके सीने पर हाथ मारा। नीचे उतारो मुझे, ताकि फिर से शिकारी कुत्तों को दावत दे सको। सैफ ने कुछ इस अंदाज में चिढ़कर कहा कि रुमाना की हंसी छूट गई, जबकि सैफ ने गौर से इसे ज़रा सी बदली रुमाना को देखा, जिसके सीने से सर टिकाए आंखें मूंदे से अपनी अपनी सी लगी थी। माहत सर ने सही कहा था, वो बदल जाएगी अगर मैं कोशिश करूँ तो। और ये बदलाव इतनी जल्दी आएगा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये पत्थर दिल रखने वाली लड़की इतनी आसानी से मोम हो जाएगी। पर अभी इसे राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। सैफ दिल ही दिल में खुद से बोला था और इसे उठाए घर की जानिब बढ़ने लगा। अल्लाह, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज शाम से इस्लामाबाद पर बादलों का राज छा गया था, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार बन गया था। हल्की हल्की ठंडी सरूर बख्श हवाएं दिल को तकवीयत बख्श रही थी। ये सुहाना मौसम इस्लामाबाद के लोगों को खुशकुन तासर दे रहा था। इस्लामाबाद के लोगों की तो मौजें हैं भाई। लोगों की चहल पहल जारी थी, वहीं परिंदे हवा में उड़ते चहचहा रहे थे। वहाँ मौसम तकरीबन ठीक ही होता है शायद। और इधर एक हमारा गाँव, शुक्र है बारिश हुई। कल शाम से रात हो आई थी और बादलों का ढेरा हनूज कायम था, जो मुकम्मल जुड़कर काली चादर का अक्स माया होते चांद के सामने किसी पर्दे की मानिंद छाए बरसने को बेताब गरज रहे थे। और इसी तरह की गर्ज चमक अपने कमरे में बैठे अनफाल के दिल में भी हो रही थी, जब वो महादर अरसलान खान के लिए संवर रही थी। वाइट फुल स्लीव्स ज़मीन को छूती मैक्सी, जिसके गले और कंधों से दामन तक इंतहाई नफीस गोल्डन और रेड पर्ल से मजीन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिसे ज़ेबतन किया हुआ नाजुक बदन लड़की किसी कांच की गुड़िया की शुबा दिखती। डायमंड की नफीस हल्की फुल्की जोड़ी में से ईयरिंग और सफ़ेद दूध या सहराईदार सुराही आई थिंक आएगा। डार्क गर्दन में डायमंड का पेंडेंट पहने, हल्के से मेकअप में कटावदार लंबों पर रेड शेड लिपस्टिक लगाए, खूबसूरत आंखों पर स्मोकी टच दिए, लंबे घने बालों के दरमियान से मांग निकाल कर दाएं बाएं से बारीक चुटियाँ करके इनमें इंतहाई छोटे छोटे वाइट पर्ल लगा, बाकी बालों का ढीला ढाला सा जूदा बनाकर इसमें गुलाब और वाइट लिली से मजीन हैंडमेड हेयर क्लिप लगाए, दो शरीर लटें दाएं बाएं चेहरे के गिर्द निकाले। बस करो। वाइट हील पहने, नेट के दुपट्टे को पिछले से गजार कर दाएं बाएं बाजू पर डालकर इसे कलाइयों से कुछ ऊपर सेट किए, हाथों में सुर्ख गुलाब के गजरे पहने वो मुकम्मल तैयार नजरें झुकाए खड़ी कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। सादगी में भी परी, तैयार होके भी परी। नावल वालियों ने इतना कर दिया, अगर लड़के नावल पढ़ते ना, जैसे हम लोग नावल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो लड़के नहीं भाई फिक्शन मैन के पीछे पड़े रहते हैं। लड़के नावल पढ़ते ना, उन्होंने इनको पढ़ी और हमें चढ़ेले कहना था। शुक्र करो लड़के नावल नहीं पढ़ते। इसकी थड़ी के बनौर में चमकता स्याह तिल इसके हुस्न को चार चांद लगाता, इस दुनिया की खूबसूरत लड़की बना रहा था। इस सफ़ेद दूधिया बाजू नेट से छलक रहे थे। घेरेदार मैक्सी में वो परी किसी मालूम हो रही थी। इसका हुस्न देखकर राहत और पालेवाड़ी भी हैरान रह गई थी, जिस पर आज टूट कर प्यार आया था कि वो आज खास महाद अरसलान के लिए सजाई गई थी, जिसकी छोटी से छोटी चीज़ भी खुद महाद ने भेजी थी और इसकी पसंद के ड्रेस में मलबूस वो ब्लाक हसीन लग रही थी। इस पर तजाद, इस पर आया रूप इस इंतहाई खूबसूरत बना रहा था। मैडम एक बार आईने में तो देखे, राहत शरारती अंदाज में बोली, क्योंकि जब से पार्लर वाली से तैयार करने आई थी अनफाल ने एक बार भी खुद को आईने में ना देखा था। इसका दिल मुसलसल महाद के हवाले से सोचते इसे पागल कर रहा था कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था इसकी धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। वह भूल गई थी कि कल इसकी बर्थडे थी। यह आता तो सिर्फ महाद, इसका जुनून, इसकी शिद्दत भरी बातें, इसकी जुनूनियाँ जो आज अनफाल पर निछावर होनी थी, जिससे वो चाह कर भी बच नहीं सकती थी। क्या वो भी महाद से दूर होना तसव्वुर नहीं कर सकती थी? इसके दिल ने तो कब से तस्लीम कर लिया था कि वो महाद से मोहब्बत करने लगी है, पर वो महाद को ये बात बताने से हिचकिचा रही थी। वो इसकी दीवानगी से डरती थी, जिसे पागल करके रख देती थी। तो गोया इजहार करके मरने के बाद
के मुकाम तक पहुंच जाती कि महद ने इसी लम्हे से अपना बना लेना था। जब भी वो खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करके अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रही थी और इसमें वो सब भूल गई थी। यह अनजान बन गई थी कि महद ने इसे 1 हफ़्ते का वक्त दिया था जिसमें इसे महद से इकरार करके इसे अपने पास बुलाना था, और महद का दिया वक्त आज ख़त्म हो चुका था। और अब इनफाल को महद के जुनून से डर लग रहा था कि राहत के कहने पर इसने मुस्कारे से भोजल पलकें उठाकर आईने में देखा था कि वो पल भर के लिए अपनी ही तैयारी को देखकर हैरान रह गई थी, और फिर से महद की इश्तियाक भरी नज़रों का तस्वुर करके इसकी हथेलियां पसीने से नम हुई थी। राहत, तुम ज़मीर खान को मना कर दो, मुझे नहीं जाना। अनफाल घबराई आवाज़ में बोली कि राहत की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैडम, सर को तो आप जानती हैं, आप ना गई तो वो यहाँ आ जाएंगे। गोया आज महद से बचना नामुमकिन ठहरा था, जबकि अनफाल अब कुचलती से घूर कर रह गई। मैडम जी बेफिक्र हैं सर, आज आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि आपको देखकर वो होश गंवाने वाले हैं। राहत ने फिर से शरारत की। रुको, मैं ज़मीर खान को बुलाती हूँ कि तुम्हारे होश तो पहले ठिकाने लगाए। अनफाल कुछ इस अंदाज से बोली कि चीज़ें समेटती पार्लर वाली लड़की का कहका गूंज उठा था, जबकि राहत ने सुरख चेहरे से मुंह पर फौरन से उंगली रख ली और जल्दी से बेड पर पड़ी वाइट शॉल अनफाल को उड़ाई थी कि अनफाल का रूप देखकर वो खुद से ही डर गई थी कहीं नजर ना लग जाए, जबकि अनफाल गहरा सांस भरकर रह गई थी। वो खुद को शाल में कवर किए चेहरा छुपाए राहत के साथ पिछली सीट पर बेरजमान धड़कते दिल को संभालती नर्वस लग रही थी, जबकि साथ बैठी राहत अनफाल की हल्की पीछे नज़र इसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठी बैक व्यू मिरर में बार बार ज़मीर खान के देखने पर से घूरे जा रही थी, जो वक्फे से राहत को मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत वसी रकबे पर फैले बंगले के बड़े से गेट के सामने रुकी थी कि अनफाल ने शाल से चेहरा छुपाए सवालिया नज़रों से ज़मीर खान की जानिब देखा। मैडम, सर का हुक्म है, वो मुअद्दब अंदाज में बोला था, जिसे सुनते अनफाल ने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आई, जबकि दूसरी जानिब से राहत भी उतरकर अनफाल से कुछ दूरी पर खड़ी हुई, जो गेट की तरफ देखती इसकी जानिब बढ़ रही थी। वो अभी कुछ कदम की दूरी पर थी जब रिमोट कंट्रोल गेट अपने आप खुलता चला गया। अनफाल ने हैरत से खुलते गेट को देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा जहाँ ज़मीर खान चेहरा झुकाए खड़ा था, जबकि राहत ने मुस्कुराकर हाथ उठाकर बाय बाय किया था कि अनफाल मुस्कुराकर सर झटकती अंदर बढ़ गई थी। जैसे ही वो अंदर गई, गेट बंद होते ही ज़मीर खान और राहत गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए थे। गेट से अंदरूनी आते ही अनफाल ने शाल से चेहरे पर किया नकाब हटा दिया था। वह मबहूत सी कुछ दूरी पर इंतहाई पुरकशिश खूबसूरत सफ़ेद रंग से मज़ीन जदीद तराश खराश से बनाई गई जदीद तर्ज की इमारत देख रही थी, जो सीना तान कर खड़ी मगरूरियत का अक्स दिखाती किसी रियासत के मगरूर शहजादे की लग रही थी, जिसका शहजादा महद अरसलान खान था। अनफाल इमारत से नजर हटाकर इर्द गिर्द देख रही थी। दाएं बाएं वसी ग्रीन लॉन के वस्त में एक लंबी रोश थी जो सीधा इस इमारत के दरवाजे तक जाती थी, जिसकी बीचों बीच बहुत बड़ा नई तर्ज का लकड़ी का दरवाज़ा लगा था, जिसके दोनों पटवा थे। रोश की साइडों पर किनारियों पर रंग के गुलाब के फूल लगे हुए थे, पता नहीं कौन से रंग के नहीं बताया, जबकि दाएं जानब के लॉन में झूला पड़ा था। इससे कुछ फासले पर लकड़ी के जदीद तर्ज की मेज़ कुर्सियाँ फिक्स हुई थी जबकि बाएं जानब के हिस्से में पत्थरों से मसनूई छोटी सी पहाड़ी बनाई गई थी, जिसके गिर्द बाहर के मुल्क से लाए गए फूल लगाए गए थे, और इनके दरमियान स्टेयर्स बनी थी जो इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बनाई गई थी, जिसकी चोटी पर एक छोटे से गोल दायरे के दरमियान बड़ी सी खूबसूरत छतरी के नीचे एक मेज़ और 2 कुर्सियां पड़ी थी, और इस जगह की गिर्द खूबसूरत सी बाड़ लगाई गई थी। अनफाल मबहूत होकर ये सब देख रही थी। पहाड़ी से नीचे कुछ फासले पर छोटा सा स्विमिंग पूल बना था, जिसमें लगी नीली टाइलों की वजह से वहाँ का पानी नीला लग रहा था, और इससे कुछ फासले पर एक बड़ा सा जंगला था जिसमें बैठा शेर मज़े से गोश्त नोच कर खा रहा था कि अनफाल की आंखें हैरत से फैल गई। डर से इसके जिस्म में कपकपाहट सी तारी हुई थी कि इसने डर कर महद की तलाश में नजरें दौड़ाई, जिसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो गेट मुकम्मल बंद था। एकदम से बादल के गरजने पर इसने आसमान की जानिब देखा था और फिर धड़कते दिल से आगे बढ़ी, डर पर काबू पाने की कोशिश करती वजह से जैसे चलती इसके साथ ही लंबी सी रोश के गिर्द लगी लाइटें जलती जाती और वो रुकती तो लाइट्स भी आगे ऑन नहीं होती थी। अनफाल को ये नज़ारा बहुत भला लगा था कि डर के बरक्स भी लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। वो फिर चलती और रुक जाती, गोया वो इनके साथ शरारत पर उतर आई थी। इसके चलने और रुकने के दरमियान लाइटें भी आगे चलना बंद हो जाती थी, गोया वो इसके कदमों से ऑन होती थी, और अगर वो शरारत से पीछे होती तो जलती लाइटें भी ऑफ होने लग जाती। इसका हल्का सा कहका गूंजा था कि वो लब दबाए आगे बढ़ने लगी, जबकि दाएं बाएं बने घास के मैदान में रोशनियों का समा उमड़ आया था कि गोया अनफाल को दिन का गुमान हो रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती वाइट मैक्सी में रात के वक्त कोई भटकी हुई परी लग रही थी। इसकी चादर अब सर से सिरक कर कंधे पर झूलती ज़मीन को छू रही थी, जबकि वो दोनों हाथों में मैक्सी थामे दाएं बाएं देखती चलती जा रही थी। इतने बड़े घर में वो खुद को अकेला तस्वर कर रही थी क्योंकि महद से कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह गहरा घूंट भरती आगे की सिम्मत बढ़ रही थी। इसकी एक एक हरकत, इसका शरारत करना, फिर लड़ना डरना घबराना, सब ऊपर छत पर खड़ा महद बखूबी देख रहा था। हीरोइनों की भी आंखें ना होती ही नहीं है मेरे ख्याल से।
इधर उधर सारे ही देख लिया, ऊपर नहीं देखा। मैं अगर मतलब कहीं नई जगह पे जाऊँ, इधर उधर सारे देखूँ, ऊपर भी तो देखना पड़ता है ना कि छत ऊपर कैसे या जो भी। ऊपर देखा नहीं, इधर उधर सारा देख लिया। वाह तेरे महज एक तो किसके सरापे पर नजरें मरकूज किए इस खूबसूरती की मूरत को देख रहा था जो आज से आज पहले से भी कई गुना ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पल में वो इसका सारा गुस्सा ख़त्म कर गई थी कि वो जो बिफरा शेर बना हुआ था किनफाल को इस रूप में देखकर गुस्सा खुद ब खुद ख़त्म होता महसूस हुआ था और सीने में शिद्दत से आग भड़क उठी थी। जिसकी लपेट में आता वो बुरी तरह जल उठा था। वजूद में एक आग सी दहक उठी थी। दूर से वो इसे देखकर होश भुला बैठा था तो पास आकर ये महत को बिन पिए मदहोश करने वाली थी। महत गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने के नाकाम कोशिश करते वहां से हट गया कि अगर वो मजीद देखता तो अभी से इसके बंद टूट जाते। जो बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल इसका सब्र आजमाती अपने लिए महत की दीवानगी में आग पर तेल का काम कर गई थी कि वो बालों में हाथ फेंक कर खुद पर काबू पाता वापस मुड़ा था। अनफाल मेन दरवाजे के सामने खड़ी गुलाब के फूल की पत्तियों से लिखे वेलकम को देख रही थी। वेलकम के साथ ही फर्श पर फूलों की बनी रोश अंदर की जानिब बढ़ रही थी। अनफाल खामोश लबों पर ज़बान फेरे वेलकम अबूर करती हील में मुकीद सफ़ेद पाँव दहलीज पार करते फूलों पर रख कर अंदर आई के एकदम नज़रें साकित सी हुई थी। महलनुमा घर बेतहाशा वाइट और सरख फूलों से सजा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था कि अनफाल इसकी सजावट की खूबसूरती में मबहूत होती इस बड़े से हाल को देख रही थी। इसका दिल खूबसूरत एहसास से धड़क उठा था। हर तरफ से कोई आती फूलों की खुशबू इसके नथनों से टकराती ताजगी का एहसास बख्श रही थी कि अनफाल ने आंखें बंद कर गहरा सांस भरकर इस खुशबू को सीने में उतारा था कि जब भी किसी ने इसके पहलू से हाथ लपेट कर इसे खुद में बीचा कि इसके कंधे से नीचे दहकते लब रखे थे कि अचानक हुई आफताब पर अनफाल की हल्की सी चीख निकली थी। पर जाना पहचाना लमस और मुकाबल के परफ्यूम की खुशबू महसूस करके इसने खुद को ढीला छोड़ा था। वेलकम माई डियर, महत ने झुक कर इसके कान में गंभीर आवाज़ में सरगोशी की थी। महत फिर इसके हाथों पर हाथ रखती कांपती आवाज़ में बोली, जी मेरी जान। मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोला था कि इसके अंदाज़े तखातुब में छुपी दीवानगी और लमस की हिद्दत को ताब न लाते वो यखलख्त मुड़कर इसके शानों पर हाथ रखकर सीने पर सर टिकाया धड़कनों को एतदाल में लाने की कोशिश करती आंखें मीच गई। महत ने इसकी तेज़तर होती सांसों की रवानगी की पेश नज़र इसके कंधे पर झूलती शाल उतार कर सोफे पर उछाले इसके गिर्द मजबूत हिसार तंग कर इसे खुद में छुपा कर आहिस्ता से पुश्त से हिलाने लगा। किनफाल अपनी पुश्त पर इसके हाथों की हरकत महसूस करती इसमें सिमटती चली गई थी। इस दौरान वो खुद पर कैसे काबू पाए खड़ा था कि शिद्दत ज़ब्त के बायस आँख की सुरख अंगारा हो गई थी। कुछ देर तक वह दोनों इसी पोजीशन में खड़े एक दूसरे की धड़कों का शोर सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद अनफाल की सांसें हमवार हुई थी कि अपनी पोजीशन का तदराक करते इसने इसके सीने से सर उठाकर इसे देखा था, पर निगाहें महत की शिंगरेफी लबों से होकर वापस पलट आई थी। महत बगौर इसके चेहरे के नकूश हिफ्ज कर रहा था। इसकी नज़रों की तपिश और चेहरे पर पड़ती गर्म सांसों से अनफाल को अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ था कि जब वो झुझक कर थोड़ा सा दूर हुई थी महत ने इसकी पेशानी को लोगों से छू कर दो उंगलियां इसकी थोड़ी के नीचे रखे इसका हसीन चेहरा ऊपर किया था कि अनफाल की पलकें आर्ज़ों पर पड़ी लर्ज उठी थी। महत दीवानावार इसका रूप देख रहा था। तुम तैयार हो मेरा और सिर्फ मेरा बनने के लिए? वो बोझल आवाज़ में बोला कि अनफाल ने फट से पलकों की झालर उठाकर इसे देखा था, जिसकी आंखों में अजीब सा तासुर देखकर अनफाल के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी कि अनफाल बिना कुछ बोले वापस नजरें झुका की बस समझ गई थी कि इस बार महत का बोला ये जुमला फ़कत इसे तंग करने के इरादे से नहीं था, बल्कि इस बार अटल इरादा समाये हुए था, जिसे सोच कर ही अनफाल का चेहरा भाप छोड़ने लगा था जबकि हथेलियों में पसीना फूट आया था। महत ने निसार होती निगाहों से अनफाल के चेहरे की लाली देखी थी जो आज इसके जज्बात का इम्तिहान ले रही थी। जब भी बड़ी अचानक से वो इसे बाहों में भर चुका था। महत में कैसे? अनफाल इसकी जल्दबाजी पर होल उठी थी कि अनफाल ने सख्ती से लब दबाए। महत ने इसकी हरकत पर घूरा, पहले ही बहुत हिसाब किताब जमा है, मजीद मत पढ़ाओ कि तुम्हारी नाजुक जान अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपने असली अंदाज में ज़ोबाइनी बोला था कि अनफाल ने घबरा कर सुर्ख लिपस्टिक से सजा निचला लब दांतों तले दबाया। इसकी हरकत महत के दिल पर कारी वार साबित हुई थी। महत गहरी सांस भरकर इसको लिए डाइनिंग हॉल में आया जहाँ टेबल पर अनवाव किस्म के गर्मा गर्म भाप उठाते खाने चुने गए थे। महत ने एहतियात से इसे सरबराही कुर्सी पर बिठाया था कि अपनी पसंद की तमाम डिशेस देखकर अनफाल की भूख जाग उठी थी। वह चमकती आंखों से अपने मनपसंद लज़ुमात देख रही थी। लवाज़मात आई थिंक। खाना खाओ, मैं ज़रूरी काम कॉल करके आता हूँ। यह क्या लफ़ज़ है मुझे बताओ। फर्स्ट लज़ुमात
या सेकंड लवाजमात, मुझे लवाजमात लगता है, मैं वैसे लज़मात पहले पढ़ रही थी, बट मैं ठीक कर रही हूँ ना, मैंने बताया था। मैं गहरी नज़रों से इसे देखता बोला कि इसकी मौजूदगी में नर्वस होती, ठीक से खाना खा ना पाती। आप नहीं खाएंगे? अनफाल इसे देखकर बोली, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पे मलबूस कफ कोने तक फोल्ड के एक लाइपर ब्रांडेड वॉच पहने, सिल्की बाल माथे पर बिखेरे, अनाबिल अब सख्ती से आपस में विस्क के सहाराना निगाहें फ़ोन पर मरकूज की, एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, गोरी रंगत पर हल्की हल्की बेड में संजीदा सा बला का हैंडसम लग रहा था। हद ही हो गई है कि मैं सख्त अनफाल के दिल ने बीट मिस की थी। इसकी मध्यम आवाज़ पर माहत ने सर उठाकर इसे देखा। मैं तुम्हें खाऊंगा। मगर ये आंखों में खुमार की सुर्खी लिए गहरी दिलचस्प निगाहों से इसे देखता बोला था कि अनफाल हड़बड़ाकर निगाहें झुका की। माहत की 2 महीनी बात इसकी जान निकालने को काफ़ी थी, तो गोया इस कलिमस बर्दाश्त के अनफाल के लिए इंतहाई मुश्किल अमर साबित होना था। मुझे नहीं खाना कुछ। इसकी रूहान सी आवाज़ पर माहत के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगी। अगर तुम ये समझ रही हो कि आज तुम्हारी जान बख्शी होगी तो ये सरासर तुम्हारी भूल है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं वक्त तुम्हारी सेहत के लिए कह रहा था, इसलिए खामोशी से खाना खाओ। विसराहियत से इसके पास आता एक हाथ टेबल पर और दूसरा इसकी कुर्सी की पिष्ट पर जमाया, थोड़ा सा इस पर झुक कर इसकी आंखों में सुरख आंखें डालकर मायनी खींचे से बोला था कि अनफाल के वजूद में सर्द लहर दौड़गी। मुझे घबराहट हो रही है। वो अपनी हालत से परेशान आंखों में आंसू भरे थके अंदाज में बोली। इसकी कैफियत समझते माहत ने लब दबाकर बेसाख्ता मुड़ाने वाली मुस्कुराहट रोकी। मेरी जान, कुछ मत सोचें, फिलहाल आराम से खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ। वो इसका गाल थपक कर अनफाल को बिना समझने का मौका दिया इसकी थोड़ी चुमता वहां से हट गया, जबकि अनफाल इस अचानक हुई आफताब पर धड़कनों को संभालती सुरख चेहरा लिए माहत के कहने पर सब कुछ फरामोश करती खाने से इंसाफ करने लगी थी। वो खाना खाकर अब लाउंज में सोफे पर बैठी माहत के मुतालिक सोच रही थी, न जाने कहाँ गायब हो गया था। अनफाल ने नोट किया था कि यहाँ कोई मुलाजिम मौजूद ना था। घर में सिर्फ वो और माहत थे, और यही सोचकर इसे फिर से घबराहट ने आन घेरा था, जबकि वो माहत से भी डर रही थी कि वो सजा के मुस्तहिक ठहरी थी और माहत बिल्कुल भी माफ़ करने वाला नहीं था, चूँकि वो भी इसे इंतजार करवा कर अच्छा खासा भड़का चुकी थी। पर अब तक वो माहत को नॉर्मल रिएक्ट करते ही देख रही थी, जिससे इसकी परेशानी में इजाफा ही हुआ था। परेशान क्यों लग रही हो मिसिस? वह इसकी पिष्ट पर आकर इसके सर पर थोड़ी टिकाए दिलफरेब मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलकर अनफाल को चुका गया था। आप कब कहाँ थे? अनफाल ने बेचैनी में गंदे लहजे में इस्तफसार किया। मुझे महसूस करो तो तुम्हारे दिल में। वो हाथ इसके शानों पर रखकर इसके सर को लोबों से छू कर बोला था कि अनफाल ने इसी पोजीशन में बैठे बैठे सोफे से पुष्ट टिकाकर सर ऊंचा करके माहत को देखा था, जो शौक नजरों से सही देख रहा था कि फौरन से चुपकर अनफाल की आंखों पर लब रखकर साथ ही दाएं हाथ की उंगलियों से इसकी गर्दन को छुआ था कि अनफाल करंट खाकर सीधा हुई थी। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं दिख रहा। अनफाल खुद को की कैफियत पर काबू पाती बोली, गोया जानती थी पर बात बराए बात थी, या फिर माहत की आंच देती नजरों से बचने की एक छोटी सी कोशिश थी। इसके भोलपन पर माहत के शंगरेफी लबों पर मुस्कुराहट सच आई थी। तुम्हें लगता है कि आज मैं यहाँ किसी की मौजूदगी अफोर्ड कर सकता था? वो चलता इसके सामने आता गहरी नजरें इस पर गाड़े बोला, नहीं। वो अनफाल इसकी बात पर सटपटा सी गई थी, जो आज इसको लाजवाब करने पर तुला था। वो शो नहीं मिसिस, आज सिर्फ तुम और मैं हैं और कोई नहीं यहाँ। वो इसके इंतहाई करीब पहुँच कर दाएं बाएं सोफे की पिष्ट पर हाथ रखे इस पर झुका बोला कि अनफाल की सांसें उथल पुथल हुई। आप मुझे डरा रहे हैं? अनफाल नजरें चुराती कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डर तुम खुद रही हो। वह गर्म सांस इसके चेहरे पर छोड़ता इंतहाई करीब से इसके चेहरे को देखकर पीछे हुआ कि अनफाल ने रुकी सांस बहाल की। तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसकी पैंट पर निगाहें जमाए बोला, क्या? अनफाल ने हड़बड़ा कर लाइलमी का मुजाहरा करते इसे देखा कि माहत ने दायां अब्रू उचका कर गोया की याददाश्त पर दाद थी। मुझे सवाल दोहराना पसंद नहीं। पहले में वो संजीदा होता खुश्क लहजे में बोला, मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे क्या कहना था, मुझे बस घर जाना है। अनफाल हल्तर करती बोली। इसकी बात पर माहत के माथे पर बल पड़े। ये लड़की इसका सब्र आजमाती थी, कोई मौका हाथ से जाने ना देती थी। मजाल थी कि पहली बार की बात समझ जाए, और इस बार भी यही करके माहत के असली गुस्से को जगा चुकी थी। बीवी का घर इसके शोहर का घर होता है, और फिलहाल मेरा घर यही है, तो मतलब तुम्हारा घर भी यही है। वो चबा चबा कर अपने अल्फाज पर जोर देता बोला, मुझे सबकी ये बहुत याद आई है। अनफाल ने फिर से 1000 बार बोला जुमला दोहराया, गोया माहत की मौजूदगी इसी जुमले का इंतखाब करती थी। और शोहर की याद तो कभी नहीं आई होगी। वह तंजिया बोला कि अनफाल ने सर झुका लिया। जब भी माहत ने मजीद 2 कदम दूर होता सराहत से पुश्त से शर्ट के नीचे बेल्ट में लगी गन निकाल कर कनपट्टी पर रखी। मार दे गोली सदमा। तुम्हारे पास 60 सेकंड है, या तो तुम आज इकरार करोगी या फिर मुझसे आज़ाद हो जाओगी। इकरार किया तो मेरी कैद में रहना पड़ेगा, इनकार किया तो तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना। वो इसकी जानिब देखता बोला था कि अनफाल जो सर झुकाए बैठी थी माहत
के कहने पर इसकी जानिब देखते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गई कि वह चीखती एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गोया वो अनफाल के जिद से वाकिफ था, पर इसे कैसे काबू करना था ये भी वो जानता था। वो इसे कितना प्यार करती थी ये सब वो पिछले दिनों इसके कमरे में लगे खुफिया कैमरे से जान चुका था, और आज वो अनजान बनी महत को सता रही थी तो वो तो फिर महत था, इसकी रग रग से वाकिफ था। इसे कैसे काबू करना और इकरार करवाना था वह समझ चुका था कि गन देखकर अनफाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। वजूद जैसे साकित सा हुआ था, वो आंखें फैलाए महत को देख रही थी जो संजीदा सा पीछे हटता जाता इसे ही देख रहा था। महत वो चीख उठी थी। आई थिंक इसकी आंखों में आंसू जमा होते चेहरे को भिगोने लगे थे। वो तो जानबूझकर अनजान बन रही थी, पर महत की इस अमल से वो तड़प उठी थी। महत इसे हटाएं, वो बामुश्किल बोली थी। 45 सेकंड वो जो बोला था कि अनफाल को जान जाती महसूस हुई थी कि खुदा न खास्ता वो चल गई तो इसी आगे अनफाल की सोच खत्म होती महसूस हुई थी, जबकि वजूद हौले हौले लड़ रहा था। वो सुध-बुध जैसे खो बैठी थी, इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। महत ने सिचुएशन ऐसी बना दी थी कि अनफाल पागल सी हो उठी थी। तेज़ पढ़ रही हूँ ना, लेकिन साफ पढ़ रही हूँ। स्पीड स्लो कर दें, मैंने तरीका पहले भी 2 वीडियो में बताया, लेकिन अब भी बता देती हूँ। वीडियो पे क्लिक करें, आपको राइट साइड पे टॉप पे 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करें, स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे स्पीड को स्लो कर लें। स्लो मैं पढ़ती हूँ। महत बस चल जाएगी, इसे हटाएं प्लीज़। अनफाल गहरे गहरे सांस भरती रोती हुई बोली थी, जो इससे 10 कदम की दूरी पर जा खड़ा था। 30 सेकंड वाइल्ड लिली, कोई यकीन मुंतखब करो, मैं याद आती। वो गंभीर आवाज़ में बोला था कि अनफाल का चेहरा सफ़ेद पड़ा था, जबकि आंसू में मज़ीद तेज़ी आई थी। पल में इसकी हालत ख़राब हुई, जबकि दुपट्टा सिरक कर इसके कदमों में गिरा था। लम्हे में अनफाल की दुनिया हिला कर रख गया था, जो जर्द पड़ती बेतहाशा रोती जा रही थी, जो इसकी हसासियत पर काबिज हुआ था। 10 सेकंड बोलो, मैं ही आज़ादी। वो इसके आंसू पर निगाहें जमाए फिर से गोया हुआ कि अनफाल हिम्मत करती इसकी जाने भागी थी, जब भी पाँव में दुपट्टा उलझ सा गया। 9 8 7 महत की काउंटडाउन शुरू थी। महत अनफाल खींच कर दुपट्टा हील से छुटवा कर साइड पर फेंकती भाग कर महत के 2 बोलने पर हाथ मार कर गन इसकी कनपट्टी से हटा कर इसके सीने से जा लगी। आप चाहिए हो महत, आई लव यू सो मच, आई लव यू। इतना भी ना को जितना मैंने नावल में 2 वर्ड बहुत बोले, एक कबूल है और एक आई लव यू। अल्लाह ही है। वो हिचकियाँ भरती लरसती कपकपाती आवाज़ में बोली कि इसकी पुश्त पर गिरफ्त मजबूत करेंगी, मुबादा भी वो इससे दूर हो जाएगा। जबकि इसके अमल और इकरार मोहब्बत पर महत का कहका बरजस्ता था। गोया अनफाल का रिएक्शन जानता था। आई लव यू टू माई लाइफ, वो इसे बाहों में भींच कर शिद्दत से बोला था। ये कोई तरीका नहीं है माहिद। वह इसके हंसने पर आग गुला होती इसके सीने से लगी खड़ी शिकवा कना हुई। अब कहाँ गई थी इस्तरारी मिसिस? वो इसकी कनपट्टी चूमता शरारत तमीज़ लहजे में इस्तफामियाँ गोया हुआ, आप साइको हैं। अनफाल इसके सीने पर मुक्का बरसाती बोली थी, तुम्हारे लिए साइको हूँ। वह इसके लिए इसके आंसू लबों से चुनता बोला, बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे, मेरी जान निकाल दी थी। वह सूसू करती बोली। महत ने इसके कान में सरगोशी की थी, मैं बात नहीं करूंगी अब। जबकि इसके सीने पर मुक्कों की बरसात जारी थी। गोया महत ने जो किया था इसकी छोटी सी सजा थी। इसकी हरकत पर महत ने मुस्कुराहट दबाई। वाइट लिली, एक बार और बोलो वही। महत ने इसे देखते फिर से फरमाइश की, जबकि अनफाल ने नाम में सर हिलाया। सोच लो वरना मैं। महत ने धमकी दी थी कि अनफाल को खुद पर तरसा महसूस हुआ था, जब भी फ़ौरन से बोली आई लव यू महत। साथ ही निचला लब निकाल कर रोने की तैयारी पकड़ी कि महत को इस पर बेतहाशा प्यार आया। इसके फिर से इकरार करते ही महत ने चुप कर इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर इसकी कमर पर हाथ का दबाव बढ़ाकर से खुद में बीच कर शिद्दत से अनफाल की सांसों पर काबिज हुआ था। बैकग्राउंड में सेट हुए म्यूजिक सिस्टम में वक्त पूरा होने पर सॉन्ग जारी हुआ था। ओके, ये सॉन्ग है। सॉन्ग ये साथ डांस करें और साथ ये सॉन्ग है, तो ज़ाहिर सी बात है ना मैं डांस पढ़ती हूँ ना सॉन्ग। खुद मुलाहिजा करें। 1 2 3 ख़त्म हो जाओ प्लीज़। ये सॉन्ग चलते ही जा रहा है, इतने लंबे गाने। बड़ी अचानक से इसकी आंखों पर आई थिंक वो पॉकेट से पट्टी निकाल कर बड़ी अचानक इसकी आंखों पर बांध के आता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अनफाल हकदक सी रह गई। महत ये क्या है? वो अपनी आंखों पर पट्टी बंदी
बंदी पट्टी छूती बोली, मेरी जान मोहब्बत का इकरार किया है, कुछ गिफ्ट तो मेरी पागल पठानी को मिलना चाहिए। पागल पठानी पर फाल मुस्कुरा दी थी, गोया माहत ने पागल पठान कहने का बदला लिया था। माहत इसीलिए लंबी राहदारियां अबूर करता घर की बैक साइड पर ले आया था। इसने जैसे इनफाल की आंखों से पट्टी उतारी थी कि इनफाल को हर तरफ गहरा अंधेरा दिखा। माहत, ये क्या है? इधर तो अंधेरा है बहुत। अनफाल सहमी आवाज़ में बोली थी कि जब भी माहत ने इसे पुश्त से बाहों में भर के अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। वो इधर सामने देखो। माहत ने इसका ध्यान सामने लगाया, जहाँ गहरे अंधेरे में हल्के सी म्यूजिक के साथ थोड़ी सी रोशनी बरामद होती थी। साथ ही 5 से काउंटडाउन शुरू हुई थी और इसके बाद हैप्पी बर्थडे लिखा आया था। साथ ही आसमान रोशनी से नहा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू माई लाइफ। माहत ने झुककर इसके कान में सरगोशी नुमा बोल कर इसके रुखसार को लबों से छुआ था और इसके शाने पर थोड़ी टकाए इसकी महवियत देख रहा था कि माहत के विश करने पर अनफाल ने गर्दन तिरछी करके चमकती निगाहों से देखा था। ये सब अनफाल खुशी से बस इतना ही बोल पाई थी, तुम्हारे लिए। माहत ने कहकर इसके शाने पर लब रखे थे। अनफाल का चेहरा खुशी से तमतमा उठा था कि वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात लिए कभी आसमान पर जलती बुझती इन रोशनियों को देखती, तो कभी रंगारंग रोशनियों और हर रंग के फूलों से भरे ग्लास हाउस को। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे लग गया पता। आप लोगों ने नावल यहाँ से छोड़कर कहीं और से पढ़ा है। हालांकि मैं रोज़ पढ़ देती थी, मैंने पता कर लिया है। मैं थोड़ी मासूम नहीं हूँ इतनी, हाँ दरमियानी से मासूम हूँ मैं। ये जो गद्दारी की है जिन लोगों ने, नेक्स्ट टाइम मैंने कोई नावल पार्ट में नहीं देना, दिया भी ना तो सिर्फ 2 पार्ट में बनाऊंगी। चाहे जितना मर्जी लॉन्ग नावल की रिक्वेस्ट कर ले, मैं उसे कभी स्टार्ट नहीं करूँगी। मैं उसे ना 2 पार्ट में करूँगी। एक पार्ट मैं दूंगी, फिर अगले दिन दूसरा, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो। ये क्या मैंने स्टार्ट किया और आप लोग उधर चले गए। मुझे अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं गुस्से में नहीं कह रही। आप लोगों की मर्जी है, जहाँ मर्जी जाए। जिसकी छत सफ़ेद और सुरख बलून से सजी थी। छत से लड़ते चांद और तारे मुख्तलिफ रंग की रोशनियां पैदा करते माहौल को फजूखेज बना रहे थे, जबकि इसके कॉर्नर में म्यूजिक सिस्टम सेट था, जिसमें से बर्थडे विश करने का सॉफ्ट सा म्यूजिक बजता माहौल को पुरलुत्फ बना रहा था। जबकि ग्लास हाउस के फर्श पर फूलों की पत्तियों की गोया चादर बिछाई गई थी, जिसके वस्त में छोटी सी मेज़ पर इंतहाई खूबसूरत केक सजा था। ग्लास हाउस से इन तक रोश बनी थी, जबकि इसके अतराफ में छोटे छोटे ये स्टैंड्स आई थिंक में फुल पावर की फिक्स लाइट रात के अंधेरे को चीरती दिन का समा दिखा रही थी। वो महात के संग सफ़ेद रूश पर खड़ी शीशे के पार से ग्लास हाउस का अंदरूनी मंजर देखकर दंग रह गई थी। वाओ अमेजिंग। इसके होंठ हल्के से हिले थे कि महाद इसे छोड़कर इसके बराबर में खड़ा होकर इसके मनमोहने चेहरे को तके जा रहा था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो तो खुद बताने की बार बार कोशिश कर चुकी थी, पर महाद ने इसकी एक ना सुनी थी। से लगा था कि कोई इसको विश नहीं करेगा, पर महाद को ना सिर्फ इसका बर्थडे याद था, बल्कि इसे इतने खूबसूरत तरीके से सरप्राइज देकर सरप्राइज सा कर किया था। बेसाख्ता इसने महाद की जानिब देखा और लपक कर इसके सीने से लगी। थैंक यू महाद, थैंक यू सो मच। वो चहकर बोली थी कि महाद ने इसके सर पर लब रखे। मेरी जान शुक्रिया, मैं कुछ देर बाद अपनी मर्जी से वसूल करूंगा। अभी चलो केक कट करते हैं। महाद ने इसकी कमर में हाथ डाले, इसे अपने हमकदम मिलाया कि वह शर्मा कर नजरें झुका की अनफाल में स्मराइज सी होकर ग्लास हाउस में खड़ी ये सारी सजावट देखती केक कट करने लगी। जैसे इसने केक कट किया था, म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग तब्दील होता माहौल को रोमानवी बना गया था। अनफाल छोटा सा भी इसलिए महाद की तरफ पलटी कि महाद की आंखों में छलकते तकाज़ों पर कपकपा उठी थी। हिम्मत करके केक का टुकड़ा इसके लबों की जाने बढ़ाया, जबकि महाद बिना पलक चिपकाए से ही देख रहा था, जिसके नाक में चमकती नोज पिन इसे बेतहाशा हसीन बना रही थी। इस नोज पिन को जो हसीन बना रही है ना, इसको बनवाने में इतना दुख लगता है ना। नावल की हीरोइन वैसे लिख देती हैं, राइटर वैसे लिख देती हैं, बहुत दुख लगता है। ओके यहाँ से नहीं हमने पढ़ना। ओके ये सॉन्ग है, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं ना पढ़ना। सॉन्ग का क्या पढ़ना होता है? वो सॉन्ग है जितनी दफ़ा तुम देखो तुम्हें दिल धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। हाँ ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सॉन्ग रिमूव करके आती हूँ, पर कौन सा पढ़ना है तो फिर ना कहना सॉन्ग ही है। भीगी सड़कों पे नाम तुम्हारा आ गया क्योंकि बारिश हो रही है। हाँ पता नहीं ऐसे कुछ सॉन्ग करो, मैं भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूँ, सॉरी नाम तुम्हारा नहीं। ओके सॉन्ग बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है। हाँ चीज़ ये सॉन्ग ही है। बस करो, ये कोई चौथा गाना है आई थिंक, गीत है, चौथा गीत।
यह मौसम शब वसल का था कि बाहर बारिश टूट कर बरस रही थी और अंदर अनफाल पर महत की चाहत टूट कर बरस रही थी कि इसकी मोहब्बत में भीगती, इसमें सिमटती, शर्माती, इसके वजूद में छिपती, इसके मोहब्बत के समंदर में डूबती चली जा रही थी। इनके मिलाप की रात थी, आज वो दोनों मुकम्मल होते एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए थे। जहाँ पे मैंने सीन स्किप किए वो कुछ सॉन्ग के थे, कोई 4 सॉन्ग इसमें ऐड हुए हैं। एक तो वो शाइस्ता और तब्रेज़ का, उनके दरमियान एक सॉन्ग था। फिर उसके बाद 3 सॉन्ग आई थिंक इधर थे, 3 ही थे शायद, हाँ 3 सॉन्ग इधर थे। और इसके बाद मैंने कुछ सीन स्किप किए थे और ये एंड वाला था। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वो आखिरी वाला पार्ट होगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत खाएं और लफ्ज़ों को दुरुस्त करवाने के लिए थैंक यू। कुरखत लफ्ज़ है, मुझे समझ आ गया डियर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था तो मैंने बोला नहीं। और ना ही वो आपने जो मुझे सिखाने की कोशिश की थी डियर, शानरी पता नहीं ऐसे कुछ वर्ड आपने मुझे सिखाने की कोशिश की थी, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही नामुमकिन से बात है। अगर आप मेरे सामने प्रोनाउंस करती तो शायद मैं सीख पाती, लेकिन मुझसे कहाँ सीखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो वर्ड ही बड़ा टफ सा है। और दूसरा, आप लोगों को जानते हैं कि यहाँ पे बोल्ट नावल अपलोड नहीं होते, इस वजह से बोल्ट सीन मैं नहीं रीड करती। ये नहीं है कि हम खुद पढ़ लेंगे, जैसे कि मैंने कल कहा था, जब वो होती ही नहीं है पोस्ट तो खुद पढ़ने की मतलब टुक्की नहीं, कोई जवाब ही नहीं। ये तो एक सिरे से रद्द बेमायनी सी बात है, क्योंकि यहाँ जब अपलोड ही नहीं होते तो इस वजह से स्किप इट। अच्छा है कि आप लोग भी स्किप करें, यंग जनरेशन है, आप लोग अच्छे काम की तरफ जाएँ। कुछ पढ़ते हैं तो कुछ सीखें, कुछ भी सीखें, कुछ अंदाज़ा लगाएं, लेकिन कुछ गलत मत पढ़ें। ये मेरा आप लोगों से पर्सनली सजेस्ट है। मैं आप लोगों की बड़ी अप्पानी बन रही, क्योंकि मैं खुद भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ एज में, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है, तो इस वजह से। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये कल वाला नेक्स्ट पार्ट एंड होगा, फिर उसके बाद मुकम्मल नावल अपलोड होंगे और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे होंगे। और कुछ रिक्वेस्टेड नावल अपलोड होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। बाकी मैं मोबाइल ले लूँ, एक मिनट पर अरेंज कर लूँ, तो मैं ना फिर ये सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। चलें जी।